हेलो नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। मैं देवाराम सारन एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूँ इस सरोकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स अपने वो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लगभग सारे एग्जाम अपने कंप्लीट हो गए हैं और अपना लास्ट एग्जाम बचा है वो प्लांट पैथोलॉजी का बचा है। प्लांट पैथोलॉजी के एग्जाम की बात करूँ तो इसकी अपन ने 1 शॉर्ट क्लासेज है वो अपलोड कर रखी है। उसके अलावा और अपन बात करें तो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन की क्लास भी है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। आज अपन बात करने वाले स्टूडेंट्स वो बात करने वाले गैस पेपर की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? गैस पेपर की बात करने वाले हैं। मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है वो बात करने वाले हैं। सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपन है वो बात करेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी है, इसके अंदर एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकती है, क्वेश्चनों का लेवल है वो क्या रहने वाला, उन सभी की अपन है वो बात करने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले आप सब इन क्लास को है वो देख कर जल्दी जरूर जाएं। शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। उससे पहले अपने दोस्तों के पास में क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज अपन बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की और पहला अपना है वो है डिफाइंड द फॉलोइंग इन 2 से 3 लाइन। यानी कि अपने पैथोलॉजी में जो डेफिनेशंस आती है कि एग्जाम्स के अंदर, उन एग्जाम्स के अंदर कौन कौन सी डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इन डेफिनेशन से न्यू टाइप्स के अंदर भी है वो फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थानों में वो पूछ सकते हैं। तो उनमें अपन है वो पहला अपना डेफिनेशन है वो है प्लांट पैथोलॉजी। क्या है स्टूडेंट्स की प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, पादप रोग विज्ञान क्या है। बात करें प्लांट पैथोलॉजी की तो प्लांट पैथोलॉजी वह विज्ञान है ये पौधों में होने वाले रोगों, उनके कारण, लक्षण, रोग चक्र और नियंत्रण उपायों का अध्ययन करता है। प्लांट पैथोलॉजी अपन बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर साइंस की वो शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, उन पौधों के अंदर होने वाले रोग, पौधों के अंदर जो रोग होते हैं उन रोगों के कारण की, रोगों का क्या कारण है, जैविक कारण है, अजैविक कारक है, उन रोगों के कारणों का पता लगाते हैं। लक्षण, रोग चक्र, नियंत्रण उपायों का अपन है वो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट पैथोलॉजी के नाम से है वो जानते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की। अगली अपनी डेफिनेशन है पैथोजेनेसिस। क्या है स्टूडेंट्स? पैथोजेनेसिस या रोगजनक। क्या कि पैथोजेनेसिस क्या होती है, रोगजनक क्या होते हैं। बात करें अपन पैथोजेनेसिस या रोगजनक की तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई सूक्ष्म जीव पौधे में प्रवेश कर उसे रोगग्रस्त करता है उसको अपन पैथोजेनोसिस या रोगजनकता कहते हैं। पैथोजेनोसिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव होता है। यह सूक्ष्म जीव कहाँ प्रवेश करता है स्टूडेंट्स? पौधे को प्रवेश करता है, किसी पादप में वो प्रवेश करता है और पादप में प्रवेश करके रोगग्रस्त बनाता है, उसको है वो रोगग्रस्त बनाता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या इसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? पैथोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, रोग जनकता के नाम से वो अपन जानते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना अगला डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो है डिजीज। किसके बारे में? डिजीज के बारे में है कि डिजीज क्या होती है, व्याधि क्या होती है या रोग क्या होती है। बात करें अगर अपन डिजीज की तो जब पौधे के किसी भाग की संरचना या कार्य में विकृति उत्पन्न होती है तो उसे रोग या डिजीज कहते हैं। जब कोई भी पौधा है, कोई भी अपना पादप है, इस पादप के किसी भी भाग के अंदर, कोई भी भाग हो सकता है पादप का, इस पादप के किसी भी भाग के अंदर क्या उत्पन्न होती है स्टूडेंट्स? विकृति उत्पन्न होती है या फिर अवांछित कोई भी विकृति उत्पन्न होती है, अवांछित वृद्धि होती है, अवांछित ग्रोथ होती है, उसको अपन है वो रोग कहते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक आदि के कारण है वो होती है। रोग या डिजीज होता है ये सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके द्वारा होती है। जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, कवक हो गया, वायरॉइड हो गया, इसके अलावा इनके द्वारा है ये रोग होते हैं, डिजीज होते हैं। और पौधों के किसी भी भाग में क्या होता है स्टूडेंट्स? अवांछित या विकृति होती है, अवांछित विकृति उत्पन्न होती है। अब अगला अपना है स्पाइरोप्लाज्मा। क्या है डेफिनेशन स्टूडेंट्स की? स्पाइरोप्लाज्मा क्या होती है? स्पाइरोप्लाज्मा की मैं बात करूं तो स्पाइरोप्लाज्मा दीर्घ वर्ताकार, दीवार रहित यानी कि कोशिका झिल्ली रहित, कोशिका भित्ति रहित, घुमावदार जीवाणु होते हैं। स्पाइरोप्लाज्मा या अपन बात करें तो ये दीर्घ वर्ताकार होते हैं। स्पाइरोप्लाज्मा कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? दीर्घ वर्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं? स्पाइरोप्लाज्मा दीर्घ वर्ताकार होते हैं। ये दीवार रहित यानी कि सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। स्पाइरोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति होती है, वो कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। ये अपन को स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि स्पाइरोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति, सेल वॉल होती है, वो एब्सेंट होती है। घुमावदार जीवाणु होते हैं, ये पौधों में रोग उत्पन्न करने देते हैं। स्पाइरोप्लाज्मा क्या करते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट्स के अंदर है वो रोग उत्पन्न करते हैं। ये फ्लोएम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स? पौधों का 7 उत्तक होता है, 7 उत्तक का फ्लोएम होता है,
इस फ्लोएम के अंदर रहती है। कहाँ रहती है? संवहनोत्तक के फ्लोएम की कोशिकाओं के अंदर है, स्पाइरोप्लाज्मा रहते हैं, झिल्ली रहित होते हैं और दीर्घ वर्ताकार ये होते हैं। अगला अपना है फाइटोप्लाज्मा। क्या है स्टूडेंट्स की फाइटोप्लाज्मा क्या होता है? फाइटोप्लाज्मा की मैं बात करूं तो अनावर्तीय कोशिकीय दीवार रहित सूक्ष्म जीव होते हैं, फाइटोप्लाज्मा होते हैं। फाइटोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या है स्टूडेंट्स? फाइटोप्लाज्मा में भी कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। ये पौधे में येलो टाइप रोग का कारण बनते हैं। किसका कारण बनते हैं? पौधे के अंदर येलो टाइप रोग होता है, उस येलो टाइप रोग का कारण फाइटोप्लाज्मा होते हैं और फ्लोएम में पाए जाते हैं। इसके बारे में अपन विस्तार से है वो आगे चर्चा करेंगे। अगला है अपना विषाणु या वायरस। विषाणु या वायरस की बात करें तो ये सूक्ष्म होते हैं। विषाणु कैसे जीवाणु है? सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ये अकोशिकीय परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? अकोशिकीय परजीवी होते हैं, अपकोशिकीय परजीवी होते हैं। यानी कि जब निर्जीव अवस्था के अंदर ये रहते हैं, किसी निर्जीव संरचना के संपर्क में रहते हैं तो ये निर्जीव व्यवहार करते हैं, और जैसे ही ये सजीव कोशिका के संपर्क में आते हैं तो ये सजीव व्यवहार करते हैं। वायरस को अपने विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक करीबी कहते हैं। इनमें डीएनए या आरएनए होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? अगर अपन न्यूक्लियोइड की बात करें तो न्यूक्लियोइड में डीएनए या आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। वायरस होते हैं केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर वृद्धि करते हैं। वायरस का अपन है प्रयोगशाला के अंदर है वो कल्चर नहीं कर सकते, संवर्धन है वो स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। अगला है सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। लक्षण या सिम्टम्स की बात करूं स्टूडेंट्स तो पौधों में रोग जनकों के कारण उत्पन्न दर्शी प्रभाव। पौधे होते हैं, पौधों के अंदर रोग जनक होते हैं, पैथोजन होते हैं। उन पैथोजनों के कारण जो दर्शी प्रभाव अपन को दिखाई देता है उनको अपन है वो स्टूडेंट सिम्टम्स या लक्षण के नाम से जानते हैं। जैसे पीलापन, मुरझाना, विल्टिंग, धब्बे आदि को है वो अपन लक्षण के नाम से जानते हैं। अगला है अपना पैरासाइट या परजीवी। क्या है स्टूडेंट्स कि पैरासाइट क्या होता है, परजीवी क्या होता है? पैरासाइट या परजीवी की बात करें, वो जीव जो दूसरे जीवों से वो पोषण प्राप्त कर जीवित रहते हैं उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी की बात करें तो परजीवी होते हैं ये दूसरे जीवों से है वो भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों पर ये आश्रित रहते हैं, उसको अपन परजीवी के नाम से जानते हैं, पैरासाइट के नाम से जानते हैं। अगले अपनी डेफिनेशन है एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन पदार्थ होते हैं, ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। अगर एंजाइम की बात करूं स्टूडेंट्स तो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? एंजाइम होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम अपने प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और ये जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जितनी भी। कौन सी अभिक्रिया स्टूडेंट्स? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि जीवों के शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि उनकी संकीर्ण ऊर्जा को है वो कम करके अभिक्रिया की दर को है वो बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे सेलुलेज एंजाइम हो गया, पैक्टिनेज एंजाइम हो गया। सेलुलेज एंजाइम होता है ये सेलुलोज का पाचन करने में सहायक होता है, ये होते हैं अपने एंजाइम। अगले अपने ये वायरोइड। क्या स्टूडेंट्स की वायरोइड क्या होता है? अगर मैं बात करूं वायरोइड के बारे में कि वायरोइड क्या होता है तो वायरोइड की बात करें तो ये आरएनए के छोटे नग्न अणु होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वायरोइड होते हैं ये आरएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के बने होते हैं। ये छोटे और नग्न अणु होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? नग्न अणु होते हैं, यानी कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का है वो झिल्ली है वो कैप्सिड आवरण वगैरह प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, यानी कि इसके ऊपर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है। जबकि अपना वायरस होता है स्टूडेंट्स, इस वायरस के चारों ओर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायरस के चारों ओर प्रोटीन झिल्ली पाई जाती है, प्रोटीन आवरण पाया जाता है। इसको अपन है वो कैप्सिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? अपने वायरस होते हैं, वायरस के चारों ओर न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है जिसको अपन कैप्सिड के नाम से जानते हैं। जबकि वायरोइड के अंदर है ये सर प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता है, ये नग्न होते हैं और ये पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। किसके अंदर रोग उत्पन्न करते हैं स्टूडेंट्स? वायरोइड होते हैं, ये पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। अगला है अपना फाइकोलॉजी। क्या है स्टूडेंट्स की फाइकोलॉजी क्या होता है? बात करें अपन फाइकोलॉजी की अगर स्टूडेंट्स तो फाइकोलॉजी का मतलब होता है, फाइकोलॉजी वह शाखा है जिसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं? एल्गी का अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स? फाइकोलॉजी के अंदर अपन है वो शैवालों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी को अपन शैवाल विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? शैवालों या एल्गी, शैवाल या अपन एल्गी का है वो अध्ययन करते हैं और एल्गी को अपन है वो शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी होती है, इसको अपन शैवाल विज्ञान के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? शैवाल विज्ञान। फाइकोलॉजी का मतलब होता है शैवाल विज्ञान कि वो प्लांट पैथोलॉजी की या फिर बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन है एल्गी का अध्ययन करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी कहलाता है। वैसे ही अगली अपनी शाखा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में अपन है वो फंजाई का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स?
फाइकोलॉजी के अंदर अपन माइकोलॉजी, क्या है एक है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी की मैं बात करूं तो फाइकोलॉजी में तो अपन करते हैं सेवालों का अध्ययन, जबकि माइकोलॉजी की बात करें स्टूडेंट्स, तो माइकोलॉजी की बात करें तो माइकोलॉजी के अंदर अपन वायरस का अध्ययन करते, सॉरी फंजाई का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फंजाई, यहाँ जिसको अपन कवक बोलते हैं, इन कवकों का अध्ययन बोलते हैं, और इसको अपन कवक विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक विज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ये विज्ञान होता है वो कवकों के जीवन, संरचना, वर्गीकरण और उपयोग का वो अध्ययन करता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन कवकों की संरचना, कवकों का वर्गीकरण, कवकों में जनन और कवकों के उपयोग का अपन अध्ययन करते हैं, उसको अपन किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी कंफ्यूज नहीं होता है। फाइकोलॉजी का मतलब होता है कवक शैवाल विज्ञान। क्या होता है? फाइकोलॉजी, एक है फाइकोलॉजी और एक है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी अपन याद रखना है, कवक के अंदर क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? कवक होते हैं, कवक जाल होते हैं, उसको अपन माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। तो माइसीलियम से अपन को याद रखना है माइकोलॉजी। क्या याद रखना है? माइकोलॉजी, यानी कि कवक के अपन अध्ययन है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जबकि फाइकोलॉजी की मैं बात करूं तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत अपन अध्ययन है वो स्टूडेंट्स शैवालों का करते हैं। अपने जितने भी एल्गी पाई जाती है, लाल शैवाल, नीली शैवाल, जितने भी अपने एल्गी है उन सभी का अध्ययन अपन है वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला है अपना निमेटोड या सूत्रकृमि। निमेटोड को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सूत्रकृमि बोलते हैं। सूत्रकृमि ये छोटे धागे के जैसे गोल कीड़े होते हैं, सूक्ष्म है, ये धागे नुमा है कीड़े होते हैं, और ये क्या करते हैं? पौधों की जड़ों में घुसकर है उससे पोषण लेते हैं, हानिकर पौधों को है वो हानि पहुंचाते हैं, जैसे जड़ गांठ रोग हो गया, ये निमेटोड होते हैं। धागे नुमा सदृश संरचनाएं होती है, ये मृदा के अंदर रहती है और पौधों की जड़ों को है वो प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की। अपनी अगली डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वायरोलॉजी। क्या है कि वायरोलॉजी क्या होता है? अगली अपनी डेफिनेशन क्या है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में अपन विषाणुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी की बात करें तो वायरोलॉजी में अपन करते हैं विषाणुओं का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स? विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, वायरोलॉजी के अंदर अपन विषाणुओं का अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी के अंदर अपन शैवालों का अध्ययन करते हैं, और माइकोलॉजी के अंदर है वो अपने स्टूडेंट्स कवकों का है वो अध्ययन करते हैं। तो ये हो गया अपना वायरोलॉजी। अगली अपनी है घरेलू संगरोध या डोमेस्टिक क्वारंटाइन। क्या है कि घरेलू संगरोध क्या होते हैं, डोमेस्टिक क्वारंटाइन क्या होते हैं, उनके बारे में वो अपन को स्टूडेंट्स चर्चा करनी है। तो घरेलू संगरोध ये एक नियम है जिसके अंतर्गत किसी विशेष रोग से प्रभावित पौधों या सामग्री को देश के अन्य भागों में जाने से रोका जाता है। डोमेस्टिक क्वारंटाइन की बात करें तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन क्या है? एक नियम होता है, इस नियम के तहत कोई विशेष रोग हो गया किसी क्षेत्र के अंदर, कोई विशेष रोग है तो उस विशेष रोग को उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपन है वो राज्यों के अंदर है वो जाने से रोक देते हैं। जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो अपना एक आलू होता है, आलू के अंदर गोल्डन निमेटोड होता है, वो रोग होता है गोल्डन निमेटोड, यहाँ सुनहरा सूत्रकृमि बोलते हैं। गोल्डन निमेटोड यहाँ एक सुनहरा सूत्रकृमि रोग होता है, गोल्डन निमेटोड रोग होता है, सुनहरा सूत्रकृमि रोग होता है। इसको अपन है वो दार्जिलिंग के जंगलों से बाहर है वो दार्जिलिंग के जंगलों से अपन इसको बाहर है वो नहीं ले जाते हैं। तो ये हो गया अपना डोमेस्टिक क्वारंटाइन। ये क्वारंटाइन का ये एक प्रकार होता है जिसमें देश के किसी अन्य क्षेत्रों में उस चीज को अपन कोई भी रोग से प्रभावित पौधा या कोई रोग प्रभावित सामग्री है तो उसको अपन है वो नहीं ले जाने देते हैं। अगली अपनी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स उग्रता क्या होती है, वीरुलेंस क्या होती है। क्या है स्टूडेंट्स कि वीरुलेंस क्या होती है या उग्रता क्या होती है? उग्रता क्या होती है और वीरुलेंस क्या होती है? अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप है वो क्लास में लाइक करते रहिए, साथ में कमेंट भी करते रहिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी है वो करते रहिए। उग्रता की मैं बात करूं तो किसी रोग जनक की वह क्षमता जिससे वो तीव्रता से रोग उत्पन्न करता है। क्या होती है उग्रता का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने की, उग्रता का मतलब होता है वीरुलेंस की बात करें तो तीव्र रोग उत्पन्न करने की क्षमता, तीव्र या तेज गति से। क्या स्टूडेंट्स क्विक, तेज गति से रोग उत्पन्न करने की, तीव्र रोग उत्पन्न करने की क्षमता, उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उस रोग उत्पन्न करने की क्षमता को अपन किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? वीरुलेंस के नाम से जानते हैं, उग्रता के नाम से जानते हैं। अगली अपनी यह फंजाई या कवक। कवक कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कवक होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इसके अंदर कवक केंद्रक होता है और केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली भी है वो पाई जाती है। बिना क्लोरोफिल के सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। ये मर्द तथा जीवित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि पैरासाइट या स्पायरोफाइट के रूप में ये रहते हैं, मर्तोपजीवी के रूप में या परजीवी के रूप में ये रहते हैं।
कवकों की कोशिका भित्ति की बात करें अगर अपन सेल वॉल की स्टूडेंट्स, तो कवकों की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। लेकिन एक अपन को ध्यान रखना है, उमाइकोटा संघ होता है, उमाइकोटा संघ की कोशिका भित्ति होती है उमाइकोटा, उमाइकोटा शायद संघ होता है, उसके संघों की कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ये भी अपन को साथ साथ में ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, न्यू टाइप के अंदर पूछा जा सकता है। अगला है अपना एपिडेमियोलॉजी या रोग प्रसारिकी, जिसको अपन बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब उत्पादन महामारी। क्या होता है स्टूडेंट्स? एपिडेमियोलॉजी यानी महामारी विज्ञान। पौधों में रोग के प्रसार, समय, कारक और नियंत्रण के तरीकों का है वो अध्ययन करते हैं अपन इसके अंतर्गत। एपिडेमियोलॉजी की बात करें स्टूडेंट्स, तो एपिडेमियोलॉजी में अपन किसका अध्ययन करते हैं? तो एपिडेमियोलॉजी में स्टूडेंट्स अपन है पौधों के रोग का प्रसार, पौधों के रोग हो रहे हैं, रोगों के प्रसार का क्या कारण है उसका अध्ययन करते हैं। उसके अलावा अपन समय, कारण और नियंत्रण के तरीकों को अध्ययन करते हैं। और महामारी होती है वो एपिडेमिक होती है स्टूडेंट्स। अगला अपना है परपोषी पौधा या होस्ट प्लांट, वो पौधा जिसमें रोगजनक निवास करता है तथा पोषण प्राप्त करता है उसको अपन परपोषी पौधा कहते हैं। परपोषी पादप या होस्ट प्लांट की बात करें तो वे पौधे जिससे वो परजीवी पादप होते हैं वो पोषण प्राप्त करते हैं या उसके ऊपर आश्रित रहते हैं, उसको अपन होस्ट प्लांट के नाम से वो जानते हैं। अगला है अपना डिजीज साइकिल या रोग चक्र। क्या है स्टूडेंट्स कि डिजीज साइकिल क्या होता है, रोग चक्र क्या होता है? तो रोग जनक के जीवन चक्र का वह क्रम जिसमें संक्रमण, वृद्धि, प्रसार और जीवित रहने की अवस्था आती है। रोग जनक के जीवन चक्र का वह क्रम, रोग जनक की लाइफ साइकिल का वह क्रम जिसके अंतर्गत उसमें संक्रमण, उसकी वृद्धि, ग्रोथ, प्रसार, एक्सटेंशन और जीवित रहने की अवस्थाएं होती है, उसको अपन रोग चक्कर या डिजीज साइकिल कहते हैं। अगला है अपना बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत अपन जीवाणुओं की जीवन की संरचना, जीवाणुओं के प्रकार और जीवाणुओं के स्टूडेंट्स अपन रोग जनक का अध्ययन है वो करते हैं। अगला है अपना जू स्पोर। जू स्पोर एक प्रकार का चलायमान बीजाणु होता है। जू स्पोर की बात करें तो जू स्पोर होता है ये गतिमान बीजाणु होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? गतिमान बीजाणु होता है। इस वजह में फ्लैजिला पाई जाती है। क्या पाई जाती है स्टूडेंट्स? जिसके अंदर अपन है वो फ्लैजिला पाई जाती है। जू स्पोर एक गतिशील बीजाणु होता है जिसके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है, यह जल के अंदर है वो तैरता है। अगला है माइसीलियम। माइसीलियम कवकों के जाल होते हैं, जैसे धागों का समूह होता है। क्या होता है? कवक जाल होते हैं। माइसीलियम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? माइसीलियम का मतलब होता है कवक जाल। कवक जाल माइसीलियम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कवक जाल को अपन है वो माइसीलियम बोलते हैं। और एक संरचना होती है, एक कवकों की धागेनुमा संरचना होती है, उसको अपन बोलते हैं धागेनुमा संरचना को बोलते हैं स्टूडेंट्स हाइफी। क्या बोलते हैं? धागेनुमा संरचना को अपन है वो हाइफी बोलते हैं। और हाइफी मिल जाते हैं, हाइफी का समूह होता है, उस हाइफी के समूह को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कवक जाल या माइसीलियम के नाम से वो जानते हैं। अगला अपना है पैथोजन। वे सूक्ष्म जीव जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वे सूक्ष्म जीव जिसके द्वारा पौधों के अंदर रोग उत्पन्न होता है उसको अपन पैथोजन बोलते हैं। ये पैथोजन हो सकते हैं विषाणु, जीवाणु, कवक इत्यादि है ये होते हैं। अगला है अपना इन्फेक्शन या संक्रमण। कि इन्फेक्शन क्या होता है, संक्रमण है वो क्या होता है। बात करूं मैं इन्फेक्शन या संक्रमण की स्टूडेंट्स, तो वह प्रक्रिया जिसमें रोगजनक पौधे के उत्तकों में प्रवेश कर उसमें वृद्धि करता है। इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन में क्या होता है, इन्फेक्शन या संक्रमण की बात करें तो संक्रमण में क्या होता है, रोगजनक होता है स्टूडेंट। जो पैथोजन होता है रोगजनक होता है, ये पैथोजन क्या करता है, पौधों के उत्तकों में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है स्टूडेंट्स? पौधों के उत्तकों में प्रवेश करता है। पौधों के उत्तकों में प्रवेश करता है। पौधों की कोशिकाएं या पौधों के उत्तकों में प्रवेश करता है और उसमें वृद्धि करता है, उसको अपन है वो इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। अगला अपना है कैप्सूल या संपुट। कैप्सूल की बात करूं तो कुछ जीवाणुओं के चारों ओर इस तरह से एक जेल जैसा आवरण होता है जो उसे प्रतिरक्षी से बचाता है। कैप्सूल होता है ये जीवाणु कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली अवपंक परत होती है। कैसी परत होती है? कैप्सूल होती है ये जीवाणु कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। किनके पाई जाती है? जीवाणु कोशिका के चारों ओर पाई जाती है और जीवाणु कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली अवपंक परत होती है। ये जीवाणुओं को समूह के अंदर बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। उसके अलावा उससे वो प्रतिरक्षा से वो बचाने का कार्य करती है। प्रतिरक्षा होती है उससे बचाने का कार्य करती है। ये हो गया अपना कैप्सूल। तो अपने मुख्य मुख्य डेफिनेशन से वो देख लिए। अब अपन बात करने वाले इम्पोर्टेंट
डिफरेंट के बीच में है वो अपना इंपॉर्टेंट अंतर की बात है वो करने वाले हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट डिफरेंट की बात करूं तो अपने इसमें पहला है साइन एंड सिम्टम्स के बीच में अंतर बताना अपन को कि लक्षण क्या होते हैं, लक्षण और चिन्ह। सुनने में तो एक जैसे ही नाम लग रहा है कि लक्षण और चिन्ह के बीच में क्या अंतर है वो अपन को बताना है। लक्षण की बात करूं तो ये रोगजनक की प्रत्यक्ष उपस्थिति होती है। कोई भी अपना पादप है, रोगग्रस्त पादप है, मान लो रोगग्रस्त पादप है, ये रोगग्रस्त पादप के ऊपर अपन को कोई भी संरचनाएं दिखाई देती है, जैसे काला चूर्ण हो गया, उसके अलावा अपन को जिंक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। तो ये प्रत्यक्ष उपस्थिति होती है। रोगजनक की प्रत्येक उपस्थिति क्या कहलाती है, साइन कहलाती है। जबकि पौधे की प्रतिक्रिया होती है उसको अपन सिम्टम्स बोलते हैं। जैसे काले रोली रोग की बात करें अपन तो काले रोली रोग से इसका सिम्टम्स साइन क्या है कि यहाँ पर काला चूर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, काले चूर्ण जैसी है वो संरचनाएं बन जाती। और अगर सिम्टम्स की बात करें तो पौधे की प्रतिक्रिया क्या होती है, पौधा होता है वो तना होता है वो कमजोर हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो ये हो गए अपने सिम्टम्स। उसके अलावा अपन बात करें तो चिन्ह के अंदर अपन को रोगजनक या कवक के बीजाणु, बाइसिलियम आदि अपन है वो दिखाई देते हैं। चिन्ह होते हैं, चिन्ह के अंदर अपन को किसी कवक के बीजाणु, कवक के माइसेलियम या कोई जीवाणु वगैरह है तो जीवाणुओं की वो उपस्थिति का अपन को दिखाई देती है। जबकि लक्षण में पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का पीला पड़ना, पौधा का मुरझा जाना, ये होते हैं लक्षण। उसके अलावा अपन बात करें दर्शिता की तो रोगजनक को अपन देखा जा सकता है। क्या स्टूडेंट्स, चिन्ह के अंदर अपन है वो रोगजनक को है वो देख सकते हैं। क्या चिन्ह के अंदर है वो अपन रोगजनक को है वो देख सकते हैं। जबकि बात करें अपन सिम्टम्स की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स, सिम्टम्स की बात करें तो ये पौधों के अंगों में परिवर्तन होता है। क्या होता है, सिम्टम्स होता है, ये पौधों के अंगों के अंदर परिवर्तन होता है। जबकि लक्षण होते हैं, साइन होते हैं स्टूडेंट्स, चिन्ह होते हैं वो रोगजनकों को है वो देख सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चिन्ह में फफूंद वर्दी हो गई, क्या हो गई, किसी भी कवक की है वो वर्दी है तो ये अपना चिन्ह हो गया। और लक्षण की बात करें तो पत्तियों का पीला पड़ना। उसके अलावा अपन बात करें तो चिन्ह होते हैं, ये रोगजनक की वृद्धि के कारण होता है। किसके कारण होता है, रोगजनक की वृद्धि के कारण होता है। चिन्ह होता है स्टूडेंट्स रोगजनक की वृद्धि के कारण होता है। जबकि मैं बात करूं लक्षण की तो लक्षण होती है ये पौधे की शारीरिक क्रिया होती है। क्या होती है, लक्षण होती है ये पौधे की शारीरिक प्रतिक्रिया होती है। पौधा शारीरिक प्रतिक्रिया करता है उसको अपन वो लक्षण के नाम से जानते हैं। अगला अंतर अपन देखते हैं, अगला अंतर है अपना डिजीज एंड सिम्टम्स के बीच में कि बीमारी एवं लक्षण के बीच में क्या अंतर है। क्या स्टूडेंट्स, डिजीज एंड सिम्टम्स, बीमारी और लक्षण। बीमारी की अगर अपन बात करें तो बीमारी की पौधे की असामान्य वृद्धि होती है। डिजीज किसको बोलते हैं, पौधे की असामान्य कार्य या कोई भी पौधे के अंदर विकृति उत्पन्न होती है, असामान्य विकृति उत्पन्न होती है पौधे के अंदर। उस असामान्य विकृति को अपन किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, डिजीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पौधे के अंदर उत्पन्न हुई असामान्य विकृति डिजीज के नाम से जान जाती है। जबकि लक्षण होते हैं वो डिजीज के संकेत होते हैं। क्या होते हैं, लक्षणों की बात करें तो ये डिजीज के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डिजीज के सिम्टम्स होते हैं। डिजीज के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, वो संकेत होते हैं। क्या होते हैं, साइन होते हैं, संकेत होते हैं। अगला अपना बात करें प्रभाव की तो पौधे का विकास होता है वो बाधित होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, बीमारी के दौरान पौधे का विकास होता है, पौधे की ग्रोथ होती है, ग्रोथ और विकास है पौधे का रुक जाता है, बाधित होता है। जबकि अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स होते हैं ये बीमारी की पहचान करने में सहायक होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, बीमारी की पहचान करने में सहायक होते हैं। बीमारी होती है ये पौधे की मुख्य समस्या होती है। क्या होती है, बीमारी होती है ये पौधे की मुख्य समस्या होती है। जबकि अपन लक्षण बात करें तो लक्षण होता है ये बीमारी का परिणाम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, लक्षण होता है ये बीमारी के परिणाम है। बीमारी होगी, बीमारी का परिणाम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, लक्षण होता है। उसके अलावा अपन बात करें जैसे बीमारी हो गई झुलसा रोग, कौन सी रोग हो गई, झुलसा रोग है, ये बीमारी हो गई। और लक्षण है झुलसे रोग में पत्तियों का क्या होती है, पत्तियां झुलस जाती है, पत्तियां है वो मुरझा जाती है। ये हो गया अपने डिजीज एंड सिम्टम्स के बीच में डिफरेंट। अगला अपन देखते हैं वायरस एंड वायरॉइड, डिफरेंट बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड कि वायरस और वायरॉइड के बीच में क्या अंतर होता है उसकी अपन है वो स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं। तो मैं बात करता हूँ वायरस की। वायरस होता है ये 20 से 30 नैनोमीटर की आकृति का होता है। लगभग वायरस का आकार होता है स्टूडेंट्स कितना होता है, 20 से 300 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, नैनोमीटर होता है, 20 से 300 नैनोमीटर होता है। और नैनोमीटर की बात करूं तो एक नैनोमीटर होता है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है नैनोमीटर। उसके अलावा बात करें तो वायरॉइड होते हैं लगभग 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं। किसके,
वायरॉइड का आकार होता है वो वायरस से कम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? वायरॉइड का आकार वायरस से कम होता है, यानी वायरॉइड वायरस से छोटा होता है और इसके अंदर लगभग 250 से 300 न्यूक्लियोइड होते हैं। क्या होते हैं? लगभग 250 से 300 या लगभग 400 मान सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उसके अलावा बात करें तो इसके अंदर वायरस में क्या होता है? वायरस में आरएनए या डीएनए होगा। आरएनए और डीएनए दोनों साथ में कभी नहीं होगी। वायरस के अंदर यहाँ तो आरएनए होगा, यहाँ डीएनए होगा और उसके साथ में उसकी प्रोटीन आवरण होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। प्रोटीन कोट या प्रोटीन आवरण होता है वायरस के चारों ओर, जिसको अपन है वो कैप्सिड बोलते हैं। जबकि वायरॉइड के अंदर केवल आरएनए होगा। ये अपन को ध्यान रखना है, वायरॉइड के अंदर केवल आरएनए होगा, आरएनए के अलावा कुछ भी नहीं होगा, केवल आरएनए ही होगा वायरॉइड के अंदर। जबकि वायरस के अंदर आरएनए या डीएनए और साथ में क्या होगा? कैप्सिड होगा। अगला अंदर अपन डिफरेंट की बात करें स्टूडेंट्स की, अगला डिफरेंट क्या है? तो वायरस की जो रिप्लिकेशन होती है, यानी कि इसकी वृद्धि होती है, वो जीवित कोशिकाओं में होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? वायरस की वृद्धि होती है, इसकी रिप्लिकेशन होती है, इसकी वृद्धि होती है, वो केवल जीवित कोशिकाओं में होती है। और वायरॉइड होती है वो मेजबान कोशिकाओं के अंदर वृद्धि करते हैं। वायरस रोगजनक होते हैं, ये वनस्पति पशु दोनों को प्रभावित करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? वायरस के द्वारा वनस्पति यानी कि पादप, वायरस पादप और पशु और मानव सबको है वो रोग जनित करता है। जबकि वायरॉइड केवल पौधों को प्रभावित करता है। वायरॉइड के द्वारा केवल पादपों में ही रोग होता है। क्या? वायरस से केवल पादपों में ही रोग होता है, जबकि वायरस से पादप, जंतु और जंतुओं के अंदर है वो रोग देखने को मिलते हैं। पादप और जंतु दोनों के द्वारा दोनों में वायरस से रोग होता है, जबकि वायरॉइड केवल पादपों में रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। उदाहरण की बात करें तो तंबाकू का मोजेक वायरस, TMV हो गया। तंबाकू का मोजेक वायरस होता है, यह वायरस से वो उत्पन्न रोग है। जबकि कंदीय वायरॉइड होता है, ये वायरॉइड के द्वारा उत्पन्न होने वाला पादप डिजीज है। अगला अपना स्टूडेंट्स अंतर है कि फाइटोप्लाज्मा एवं स्पाइरोप्लाज्मा के बीच में, डिफरेंट बिटवीन फाइटोप्लाज्मा एंड स्पाइरोप्लाज्मा। अंतर अपने को इतना ही लिखना, अगर अपन स्पष्ट अंतर लिखते हैं तो ये इतना सफिशिएंट होता है। फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा के बीच में अपन को अंतर बताना है। तो फाइटोप्लाज्मा होती है ये कोशिका झिल्ली रहित होती है। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फाइटोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। फाइटोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति क्या होती है स्टूडेंट्स? फाइटोप्लाज्मा के अंदर कोशिका भित्ति होती है, वो एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति रहित होती है। जबकि मैं बात करूं स्पाइरोप्लाज्मा, तो ये कोइल्ड या स्पाइरल आकार के होते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? स्पाइरल आकार के वो स्पाइरोप्लाज्मा होते हैं। फाइटोप्लाज्मा का आकार होता है लगभग 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर। कितना होता है स्टूडेंट्स? 0.2 से लगभग 0.8 माइक्रोमीटर होता है। जबकि मैं बात करूं तो अपना स्पाइरोप्लाज्मा होता है, स्पाइरोप्लाज्मा का आकार होता है वो लगभग 0.2 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। उसके अलावा अपन बात करें तो फाइटोप्लाज्मा होते हैं वेक्टर द्वारा है, वाहक के माध्यम से ये स्थानांतरित होते हैं, संक्रमण करते हैं, वो वाहक के माध्यम से करते हैं, जैसे जंपिंग कीड़े हो गए। और स्पाइरोप्लाज्मा भी है, ये भी संक्रमण करते हैं, वो वाहक के द्वारा है, एक पौधे से दूसरे पौधे के अंदर रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। उसके अलावा बात करें अपन नेक्स्ट डिफरेंट की, अगला अपना अंतर है स्टूडेंट संरचना की। तो वायरॉइड के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, स्पाइरोप्लाज्मा के अंदर कोशिका झिल्ली है वो पाई जाती है। और अपन बात करें तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजिल, बैंगन का छोटी पत्ती रोग होता है। बैंगन का कौन सा स्टूडेंट्स? लिटिल लीफ और ब्रिंजिल, यानी कि बैंगन का छोटी पत्ती रोग होता है, वो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैंगन का छोटी पत्ती रोग होता है, ये फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। जबकि कार्न स्टंट डिजीज होती है, ये स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है स्टूडेंट्स? कार्न स्टंट डिजीज होती है, ये स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट डिफरेंट की। अगला अपना डिफरेंट है स्टूडेंट्स कवक में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। अपन को फंजाई के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अपन को डिफरेंट बताना है। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें गेमी या न्यूक्लियस का संलयन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? कवकों की न्यूक्लियस होती है, केंद्रक होती है, इन केंद्रकों का है वो संलयन होता है। जबकि एसेक्सुअल के अंदर केंद्रकों का संलयन होता है वो नहीं होता है। लैंगिक जनन में है वो
एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर बीजाणु बनते हैं। कौन से बीजाणु बनते हैं, ये अंतर इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन के अंदर एस्कोस्पोर वो बेसिडियोस्पोर बीजाणु बनते हैं। कौन से बनते हैं स्टूडेंट्स, बेसिडियोस्पोर एस्कोस्पोर व बेसिडियोस्पोर बीजाणु बनते हैं। जबकि मैं बात करूं अलैंगिक जनन के अंदर, तो अलैंगिक जनन के अंदर कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं। कौन से बनते हैं स्टूडेंट्स, कोनिडिया वो स्पोरेंजियोस्पोर बीजाणु बनते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। कवक के अंदर लैंगिक जनन के अंदर है एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर बीजाणु बनते हैं। जबकि अलैंगिक जनन के अंदर कोनिडियोस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर के बीजाणु बनते हैं। उसके अलावा बात करें अपन जेनेटिक विविधता की बात करें, आनुवंशिक विविधता की बात करें, तो लैंगिक प्रजनन से वो आनुवंशिक विविधता होती है वो अधिक होती है। क्या होती है, लैंगिक प्रजनन होता है आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है, जबकि अलैंगिक प्रजनन होता है या आनुवंशिक विविधता को क्या करता है स्टूडेंट्स, कम करता है। लैंगिक प्रजनन होता है ये विपरीत परिस्थितियों में होता है। कौन सी, अगर विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो लैंगिक प्रजनन होता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों के अंदर अलैंगिक प्रजनन है वो स्टूडेंट्स होता है। अब बात करें इसके प्रजनन अंग की, तो लैंगिक प्रजनन में स्पोरोथियम, फ्रूटिंग बॉडी आदि पाई जाती है। क्या होती है, स्पोरोथियम, फ्रूटिंग बॉडी होती है, ये लैंगिक प्रजनन के अंग होते हैं। अलैंगिक प्रजनन वाले की बात करें तो सिंपल कोडियोस्पोर होता है या कोडियोफोर होता है, इनके अंदर सीधा ये बिना किसी युग्मक संलयन के वो प्रजनन होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट डिफरेंट की। अगला अपना डिफरेंट है पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू। डिफरेंट बिटवीन पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू का रोग होता है वो एस्कोमाइकोटा होता है या इरिसाइफिस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, पाउडरी मिल्ड्यू का रोगजनक होते हैं वो एस्कोमाइकोटा या इरिसाइफेलस के होते हैं। जबकि डाउनी मिल्ड्यू के अंदर रोग फैलाने वाले होते हैं ये ओमाइकोटा संघ के होते हैं। किस संघ के होते हैं स्टूडेंट्स, ओमाइकोटा संघ के कवक होते हैं। और ये पेरोनोस्पोरस संघ या ओमाइकोटा संघ के है, डाउनी मिल्ड्यू के रोगजनक कवक होते हैं वो उस संघ के होते हैं। जबकि पाउडरी मिल्ड्यू के एस्कोमाइकोटा संघ के वो कवक होते हैं। अगर अपन बात करें पाउडरी मिल्ड्यू, तो पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद पाउडर की संरचना बनती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, पाउडरी मिल्ड्यू पाउडर होता है। अपन को पाउडरी मिल्ड्यू से नाम से पता चलता है, पाउडर पत्ती की ऊपरी सतह पर सफेद रंग की है वो पाउडर है वो बनता है। जबकि डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी यानी कि पत्तियों की निचली सतह पर ग्रे या वायलेट फफूंद बनते हैं। क्या होते हैं, डाउनी मिल्ड्यू का मतलब होता है पत्तियों की निचली सतह पर है वो कवक की वर्दी पाई जाती है। पत्तियों की निचली सतह पर कवक वर्दी पाई जाती है। डाउनी मिल्ड्यू के अंदर पत्तियों की निचली सतह पर कवक वर्दी होती है, जबकि पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद पाउडर की संरचना बनती है। अब नमी की आवश्यकता की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कम आर्द्रता चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आर्द्रता की मात्रा होती है वो कम चाहिए, कम नमी पर है ये रोग उत्पन्न होता है। जबकि डाउनी मिल्ड्यू उच्च आर्द्रता पर है वो रोग उत्पन्न होता है। पाउडरी मिल्ड्यू के तापमान की बात करूं तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ये फेवरेबल कंडीशन होती है। क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन की बात करें तो इसके लिए पाउडरी मिल्ड्यू के लिए कम आर्द्रता और लगभग 20 to 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। जबकि डाउनी मिल्ड्यू में उच्च आर्द्रता, हाई ह्यूमिडिटी और लगभग 10 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। रोगजनक की वृद्धि की बात करें स्टूडेंट्स तो एपिफाइटिक माइसेलियम वृद्धि होती है। एपिफाइटिक माइसेलियम वृद्धि पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर होती है, जबकि डाउनी मिल्ड्यू के अंदर इंटरनल माइसेलियम वृद्धि होती है। पौधों के आंतरिक भागों में कवक की वृद्धि होती है। अब लक्षण की बात करें अपन तो पाउडरी मिल्ड्यू में पत्तियां मुड़ जाती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर पत्तियां मुड़ जाती है और डाउनी मिल्ड्यू में पत्तियों में पीला धब्बा बनता है। क्या होता है, डाउनी मिल्ड्यू के अंदर पत्तियों के अंदर पीला धब्बा बनता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मटर, अंगूर और गुलाब के अंदर कौन से रोग होते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू होते हैं। इनके प्रभावित फसलों की बात करें तो मटर, अंगूर और गुलाब के अंदर मुख्य रूप से पाउडरी मिल्ड्यू होता है, जबकि सूरजमुखी, अंगूर और सरसों के अंदर डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होते हैं। प्रसार होता है वो पाउडरी मिल्ड्यू का हवा द्वारा आता है। पाउडरी मिल्ड्यू का प्रसार होता है वो हवा के द्वारा होता है, बाय एयर पर इसका प्रसार होता है। जबकि डाउनी मिल्ड्यू पानी और हवा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, पानी तथा हवा के द्वारा वो प्रसारित होती है। पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए अपन गंधक यानी सल्फर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, सल्फर का प्रयोग करेंगे या ट्राइडाइम्फोन का प्रयोग करेंगे। जबकि डाउनी मिल्ड्यू में मेटालैक्सिल और मैंकोजेब का प्रयोग करेंगे। डाउनी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए मेटालैक्सिल और मैंकोजेब का प्रयोग करेंगे। अगला है वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो इसमें कवक होते हैं वो सच्चे कवक होते हैं वो होते हैं, जबकि
डाउनी मिल्ड्यू में वाटर मोल्ड कवक होते हैं, उनके द्वारा रोग होता है। अगला अपना डिफरेंट है स्मट एंड रस्ट डिजीज, कि स्मट डिजीज के बीच में और रस्ट डिजीज के बीच में वो क्या डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूँ स्मट या कंड, क्या है स्मट और रस्ट, अब बताना अपन को डिफरेंट स्मट के बीच में और रस्ट के बीच में वो स्टूडेंट्स डिफरेंट बताना है। स्मट डिजीज का रोगजनक होता है ये यूस्टिलेगो कवक होता है। क्या होता है? यूस्टिलेगो है, या अपन इसको अस्टिलेगो कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्टिलेगो कवक बोलते हैं। जबकि रस्ट होता है ये पक्सीनिया स्पीसीज के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? रस्ट होती है स्टूडेंट्स पक्सीनिया स्पीसीज। रस्ट होती है ये पक्सीनिया स्पीसीज के द्वारा होती है। जबकि कंड होता है ये अस्टिलेगो से होता है। किसके होता है? अस्टिलेगो कवक के द्वारा होता है। अपन बात करें तो कंड में स्मट में काले रंग के धब्बे बनते हैं। कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स? स्मट के अंदर धब्बे बनते हैं वो काले रंग के बनते हैं, जबकि रस्ट के अंदर धब्बे बनते हैं ये सोनहरे, भूरे या नारंगी रंग के बनते हैं। कैसे बनते हैं? सोनहरे, गोल्डन, ग्रे या नारंगी रंग के वो धब्बे बनते हैं। कंड में क्या होता है? स्मट में दाने और फूल के ऊपर है वो लक्षण दिखाई देते हैं। स्मट डिजीज होता है इसके अंदर दाने तथा फूल के अंदर लक्षण दिखाई देते हैं, जबकि रस्ट के अंदर लक्षण होते हैं ये पत्तियां और तनों पर दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स? रस्ट के अंदर लक्षण पत्तियों तथा तनों पर अपन को दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं बीजाणु की, तो कंड में बीजाणु बनता है वो टीलियोस्पोर बनता है। कौन सा बनता है? टीलियोस्पोर बीजाणु बनता है। और इसमें यूरेटियोस्पोर, टेलियोस्पोर प्रकार के वो बीजाणु बनते हैं। और अपन बात करें तो जीवन चक्र इसका सरल होता है, जबकि रस्ट का जीवन चक्र होता है वो जटिल होता है, तथा इसके लिए वो अल्टरनेटिव बहुअद्वितीय यानी कि अल्टरनेटिव होस्ट की आवश्यकता रहती है। किसकी आवश्यकता रहती है स्टूडेंट्स? अल्टरनेटिव होस्ट की इनको आवश्यकता रहती है रस्ट को। और अगला अपन बात करें तो इसमें होती है वो बंद गांठें बन जाती है कंड रोग के अंदर, जबकि रस्ट में खुली वो फफूंद की धारियां बनती है, कवक की है वो धारियां बन जाती है। कंड होता है ये मर्दा या बीज जनित होता है। क्या होता है? कंड रोग होता है ये मर्दा जनित या बीज जनित होते हैं। कंड मर्दा प्लस बीज जनित होता है, मर्दा या बीज जनित होता है। जबकि रस्ट होते हैं ये वायु जनित होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? रस्ट रोग होते हैं ये वायु जनित होते हैं, कंड होते हैं ये मर्दा या बीज जनित होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे जौ का कंड रोग हो गया, या फिर अपन की बात करें इसके गेहूं का भूरी गेहूं या भूरी रस्ट हो गया, ब्लैक रस्ट हो गया। अगला अपन बात करते हैं आर्थिक शक्ति में, तो इसमें अनाज की हानि होती है और रस्ट में प्रकाश संश्लेषण की वो कमी होती है। तो ये अंतर है वो स्टूडेंट्स अपन ने मेन देख लिया। और अपन बात करने वाले आगे अगला अपना अंतर है स्टूडेंट्स जड़ परजीवी, रूट पैरासाइट एवं स्टेम पैरासाइट के बीच में डिफरेंट बताना। किसके बीच में? रूट पैरासाइट क्या होते हैं और स्टेम पैरासाइट क्या होते हैं, उनके बीच में अपन को स्टूडेंट्स डिफरेंट बताना है। रूट पैरासाइट की बात करें तो ये परजीवी होते हैं, जड़ के अंदर रहते हैं, और तना परजीवी होता है, तने पर रहता है, पौधों की जड़ों से ये पोषण प्राप्त करते हैं। रूट पैरासाइट पौधों की जड़ों से पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि स्टेम पैरासाइट तनों से वो पोषण प्राप्त करते हैं। और अपन बात करें तो इसके नियंत्रण के लिए रूट पैरासाइट होते हैं, इनके नियंत्रण के लिए अपन को फसल चक्र अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए फ्रेंड्स? क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए, और तना परजीवी के नियंत्रण के लिए अपन को संक्रमित भाग को स्टूडेंट्स हटा देना चाहिए। क्लोरोफिल की बात करें तो जड़ परजीवियों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, कुछ में होता है, जबकि तना परजीवियों के अंदर क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है। अगला अपना डिफरेंट है स्टूडेंट्स विकल्पी परजीवी और अविकल्पी परजीवी। क्या स्टूडेंट्स? फैकल्टेटिव पैरासाइट और ऑब्लिगेटिव पैरासाइट की फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं और ऑब्लिगेटिव पैरासाइट क्या होती है, इनके बीच में अपन को स्टूडेंट्स डिफरेंट बताना है। अगर मैं बात करूं फैकल्टेटिव पैरासाइट की, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट आवश्यक होने पर परजीवी होते हैं, इनके पास परजीवी का विकल्प रहता है। विकल्पी परजीवी या फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं ये वास्तव में मर्तजीवी होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? वास्तव के अंदर तो मर्तजीवी होते हैं। विकल्पी परजीवी या फैकल्टेटिव पैरासाइट वास्तव के अंदर मर्तजीवी होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के अंदर इनको वो परजीवी के रूप में रहने का विकल्प होता है। जबकि ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होते हैं ये केवल जीवित जीव पर ही पनपते हैं, यानी कि वास्तविक परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक परजीवी होते हैं, ये केवल है वो जीवित होस्ट पर ही है वो पनपते हैं। स्वतंत्र जीवन की बात करूं तो विकल्पी परजीवी का स्वतंत्र जीवन संभव है, क्योंकि अगर इनको परजीवी नहीं मिलेगा
सॉरी इनको होस्ट प्लांट नहीं मिलेगा तो ये मर्तोपजीवी हो सकते हैं, जबकि वह ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये स्वतंत्र रूप में वो नहीं रह सकते, मर्त जीवों पर है ये पोषण प्राप्त करते हैं। क्या स्टूडेंट्स? फैकल्टेटिव पैरासाइट मर्त जीवित पदार्थों पर, मर्त तथा जीवित पदार्थों से वो पोषण प्राप्त करते हैं, जबकि ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होते हैं ये केवल जीवित पदार्थों से ही पोषण प्राप्त करते हैं। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो फ्यूजेरियम और पीथियम, पाइथियम और फ्यूजेरियम क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फ्यूजेरियम और पाइथियम ये तो होते हैं स्टूडेंट्स अपने फैकल्टेटिव होते हैं यानी विकल्पी परजीवी होते हैं, जबकि पक्सिनिया और इरिसाइपी होते हैं। क्या स्टूडेंट्स? पक्सिनिया और इरिसाइपी ये होते हैं अपने ऑब्लिगेटिव पैरासाइट यानी कि विकल्पी परजीवी होते हैं। और अपन इनकी बात करें तो रसायन व कल्चर विधियों के द्वारा है अपन इसका नियंत्रण कर सकते हैं, और इसके लिए अपन है ऑब्लिगेट पैरासाइट के लिए स्टूडेंट्स प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट वैरायटी का प्रयोग करते हैं। अगला अपना डिफरेंट है स्टूडेंट्स मोनोसाइक्लिक डिजीज और पॉलीसाइक्लिक डिजीज के बीच में। किसके बीच में स्टूडेंट्स? कि मोनोसाइक्लिक डिजीज क्या होती है और पॉलीसाइक्लिक डिजीज क्या होती है, उनके बीच में अपन को वो स्टूडेंट्स अंतर बताना है। मोनोसाइक्लिक डिजीज की बात करो स्टूडेंट्स तो इनका रोग चक्कर होता है वो केवल एक बार ही होता है, जबकि पॉलीसाइक्लिक डिजीज के अंदर रोग चक्कर होता है वो कई बार होता है। मोनोसाइक्लिक डिजीज का संक्रमण होता है ये प्राथमिक संक्रमण होता है। क्या होता है? प्राथमिक संक्रमण करते हैं, यहाँ प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, जबकि पॉलीसाइक्लिक के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इन्फेक्शन करते हैं। प्राइमरी प्राथमिक संक्रमण भी होता है और द्वितीयक संक्रमण भी होता है। इनके रोगजनक होते हैं मोनोसाइक्लिक के वो मिट्टी के अंदर सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। क्या होते हैं? मोनोसाइक्लिक के रोगजनक मिट्टी के अंदर सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, जबकि पॉलीसाइक्लिक हवा पानी से फैलने वाले होते हैं। मोनोसाइक्लिक होते हैं इनका प्रसार होता है वो धीमा होता है। क्या स्टूडेंट्स? मोनोसाइक्लिक का प्रसार धीमा होता है, जबकि पॉलीसाइक्लिक का प्रसार होता है वो तेज होता है। मोनोसाइक्लिक होता है ये किसी फसल या ऋतु के अंदर केवल एक बार ही आते हैं। इनका एक बार अगर अपन कंट्रोल कर देते हैं मोनोसाइक्लिक का तो दोबारा ये डिजीज नहीं होते हैं, जबकि पॉलीसाइक्लिक डिजीज होते हैं ये बार बार आते रहते हैं, एक ऋतु या फसल के अंदर अपना जीवन चक्र बार बार पूर्ण करते हैं। इनका नियंत्रण होता है वो कठिन होता है, जबकि मोनोसाइक्लिक का नियंत्रण होता है वो सरल होता है। उसके अलावा अपन बात करें जैसे सिल्कोफोरा लीफ स्पॉट होते हैं ये मोनोसाइक्लिक होते हैं, जबकि पत्तियों का झुलसा या विल्ट होता है वो अपने कैसे होते हैं? पॉलीसाइक्लिक डिजीज होते हैं। इसको अपन सिंगल साइकिल पैथोजन भी कह सकते हैं। मोनोसाइक्लिक डिजीज को सिंगल साइकिल पैथोजन होते हैं, जबकि पॉलीसाइक्लिक डिजीज को अपन वो मल्टीपल साइकिल पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल साइकिल पैथोजन या बहुचक्रीय रोगजनक। ये मोनोसाइक्लिक होते हैं स्टूडेंट्स स्थानीय होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? स्थानीय होते हैं। मोनोसाइक्लिक स्थानीय होते हैं, जबकि पॉलीसाइक्लिक होते हैं ये व्यापक रूप से फैलने वाले रोग होते हैं। अगला अपना डिफरेंट है स्टूडेंट्स वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के बीच में। किसके बीच में डिफरेंट बताना है कि वर्टिकल रेजिस्टेंस क्या होता है और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस क्या होती है। वर्टिकल रेजिस्टेंस की बात करूं ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध की अगर अपन बात करें तो ये विशिष्ट रोगजनक के विरुद्ध कार्य करते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट रोगजनक के विरुद्ध प्रतिरोधी होते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल होते हैं ये कई रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिरोधी होते हैं। विशिष्ट ऊर्ध्वाधर प्रतिरोध होते हैं स्टूडेंट्स वर्टिकल रेजिस्टेंस में एक या दो जीन ही भाग रहते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस अगर मैं वर्टिकल रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसमें केवल एक या दो जीन ही भाग लेते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के अंदर बहुजीनी आधारित होती है। इसका स्थायित्व की बात करें तो ऊर्ध्वाधर होता है ये अस्थायी होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल होता है ये स्थायी होते हैं। इसका प्रभाव होते हैं ऊर्ध्वाधर होते हैं वो पूर्ण प्रतिरोध होते हैं। क्या होते हैं? किसी भी रोग के प्रति पूर्ण प्रतिरोध होते हैं, जबकि क्षैतिज प्रतिरोध होती है ये आंशिक प्रतिरोध होते हैं। उदाहरण की बात करें तो गेहूं में SR31 किस्म होगी, या फिर अगर अपन बात करें मक्का में ग्रे लीफ स्पॉट होता है वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है। अगला अपन बात करते हैं वैकल्पिक पैरासाइट और अल्टरनेटिव होस्ट और कोलट्रेट होस्ट की। वैकल्पिक होस्ट क्या होते हैं और स्पाइसरी या कोलेटरल होस्ट क्या होते हैं। अल्टरनेटिव होस्ट और कोलेटरल होस्ट के बीच में अपन डिफरेंट की बात करते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो अल्टरनेटिव होस्ट में रोग चक्र के लिए आवश्यक द्वितीयक होस्ट होना जरूरी है,
जबकि कोलेटरल होस्ट में सहायक लेकिन आवश्यक नहीं होता है। ये जीवन चक्र हेतु है, क्या होती है इसकी भूमिका रहती है, जीवन चक्र हेतु रोग संरक्षण में वो सहायता प्रदान करते हैं। जैसे अल्टरनेटिव होस्ट का एग्जांपल है बारबेरी, क्या है स्टूडेंट्स, बारबेरी। जबकि कोलेटरल होस्ट होते हैं ये खरपतवार वगैरह हो गया। तो ये हो गया अपने स्टूडेंट्स डिफरेंट। अब अपन बात करते हैं अगले अपने क्वेश्चनों के बारे में कि अगले अपने कौन कौन से क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की पुष्पोद्भिद परजीवी क्या होते हैं, यानी कि फ्लोरिक पैरासाइट क्या होते हैं उसके बारे में अपन को बताना है, और कसकुटा और अमरबेल की परजीविता प्रबंधन के बारे में बताना है। अगर मैं बात करूं पुष्पोद्भिद परजीवी या फेनेरोगेमिक पैरासाइट की बात करें, फ्लोरिक पैरासाइट की बात करें, फेनेरोगेमिक पैरासाइट, तो पुष्पोद्भिद परजीवी वे पादप परजीवी होते हैं जो स्वयं फूल और बीज का निर्माण करते हैं, अर्थात ये उन्नत पादपों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अपने पोषक पादप से है वो हिस्टोरिया नामक विशेष संरचना के माध्यम से पोषण प्राप्त करते हैं, तो और पूर्णतः आंशिक रूप से उस पर निर्भर रहते हैं, उनको अपन पुष्पोद्भिद परजीवी कहते हैं। पुष्पोद्भिद परजीवी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पुष्पोद्भिद परजीवी होते हैं ये उन्नत पादपों की श्रेणी में आते हैं, क्या होते हैं, उन्नत पादपों की वो श्रेणी में आते हैं, स्वयं फूल का और बीज का निर्माण करते हैं, और ये क्या करते हैं पौधों से वो अपने होस्ट प्लांट्स होते हैं, होस्ट प्लांट से हिस्टेरियो नामक संरचना से जुड़े रहते हैं और उससे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उस पर निर्भर रहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पूर्ण परजीवी टोटल पैरासाइट, और दूसरा होता है आंशिक परजीवी यानी कि पार्टियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट पूर्ण परजीवी और आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी की बात करूं तो ये अपने जीवन के लिए पूरी तरह से मेजबान पर निर्भर रहते हैं, किसके मेजबान पर है वो पूरी रूप से निर्भर रहते हैं, जैसे कसकुटा हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, ये होते हैं अपने पूर्ण परजीवी। और दूसरे होते हैं अपूर्ण परजीवी। अपूर्ण परजीवी की बात करूं स्टूडेंट्स तो अपूर्ण परजीवी होते हैं ये पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन पानी और खनिज लवण के लिए मेजबान पर निर्भर रहते हैं। आंशिक परजीवी होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण तो स्वयं करते हैं, जबकि पानी और खनिज लवण के लिए ये मेजबान पर निर्भर रहते हैं, जैसे सैंडलवुड हो गया। अगला है कसकुटा या अमरबेल की परजीविता। कसकुटा की बात करें तो कसकुटा का वैज्ञानिक नाम होता है स्टूडेंट्स कसकुटा रेफ्लेक्सिया। क्या होता है, कसकुटा रेफ्लेक्सिया होता है इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इसके फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है कनवॉर्नवुलेसी। क्या होती है स्टूडेंट्स, कनवॉर्नवुलेसी है वो इसकी फैमिली होती है। कसकुटा एक पूर्ण परजीवी पुष्पोद्भिद पौधा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, पूर्ण परजीवी टोटल पैरासाइट फेरोकेमिक प्लांट्स होता है। ये अपना जीवन चक्र बिना किसी हरित लवक के पूरा करता है, बिना किसी इसके अंदर है वो हरित लवक नहीं पाया जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है, और पोषण के लिए पूरी तरह से मेजबान पौधों पर निर्भर रहता है। इसकी तनों की बनावट पीली धागेनुमा होती है, तनों की बनावट होती है वो पीली तथा धागेनुमा होती है। यह स्वस्थ पौधों से लपेट कर हिस्टोरिया की संरचना बनाता है और उसके द्वारा जल खनिज और पोषक तत्वों को है वो चूसने का कार्य करता है। अगला है कसकुटा की विशेषता परजीविता की, तो ये क्या करता है कि हिस्टेरियो का विकास कर तने से होता है, इसकी हिस्टेरियो संरचना बनती है उसका विकास तने से होता है। मेजबान की कोशिकाओं में घुसकर जल और पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, हिस्टेरियो संरचना होती है तने से निर्माण होता है जिसका, वो मेजबान की कोशिकाओं के अंदर घुसकर जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। आमतौर पर दलहनी फसलों, फल वृक्ष जैसे नींबू, अनार और औषधीय पौधों, बागवानों पर ये आक्रमण करने का कार्य करते हैं। अगला है अपना संक्रमित पौधे पीले पड़ जाते हैं। संक्रमित पौधे होते हैं स्टूडेंट्स कसकुटा से वो पीले पड़ जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। और प्रबंधन की बात करें अगर अपन तो प्रबंधन में पहला है मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यांत्रिक कंट्रोल या मैकेनिकल कंट्रोल में अपन क्या करते हैं कि कसकुटा के पौधों को प्रारंभिक अवस्था में निकाल कर नष्ट कर देना चाहिए। खेत में वो खरपतवार है वो नियमित रूप से खरपतवार अपन निराई गुड़ाई करता रहना चाहिए। क्या करता रहना चाहिए, खरपतवार कंट्रोल रखना चाहिए, निराई गुड़ाई है वो समय पर करते रहना चाहिए। अगला है अपना कल्चरल कंट्रोल, मैकेनिकल या यांत्रिक नियंत्रण हो गया। अगला है अपना कल्चरल या सस्य पर कंट्रोल, तो इसमें अपन को रोग मुक्त बीजों का प्रयोग करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। उसके अलावा अपन को अति संवेदनशील फसलों का है वो
कसकुटा प्रभावित क्षेत्रों के अंदर प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अपन केमिकल कंट्रोल की बात करें तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, क्या स्टूडेंट्स, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, पूर्व अंकुरन हर्बिसाइड जैसे आइसोक्सामेन, पेंडिमिथालिन का प्रयोग करना चाहिए। संक्रमित क्षेत्र में 2% NaCl, 2% NaCl सोडियम क्लोराइड का है वो छिड़काव करना चाहिए। प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, कसकुटा प्रतिरोधी किस्में होती है उनका प्रयोग करना चाहिए। अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल कंट्रोल की तो कुछ कवक जैसे अल्टरनेलिया, सक्सोनेटिया होता है का प्रयोग करना चाहिए। कुछ कवक होते हैं उनका प्रयोग जैसे अल्टरनेलिया, कस्कुटेसाइड हो गया, इनका प्रयोग अपन है वो कस्कुटा को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं, अल्टरनेरिया कस्कुटोसाइड। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि रोगों के विकास में विषों एवं एंजाइम की क्या भूमिका है, उदाहरण सही बताइए। रोगों का विकास होता है तो उसके अंदर टॉक्सिन्स और एंजाइम्स की क्या भूमिका रहने वाली है। अगर मैं बात करूं प्लांट डिजीज की तो पौधों के विकास में रोगजनक या पैथोजन के द्वारा उत्पादित विषैले रसायन एवं एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विषय अगर विष की बात करें, टॉक्सिन्स की बात करें तो वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रोगजनक जैसे कवक, बैक्टीरिया और वायरस रोगजनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं और पौधों के उत्तकों को क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको अपन वो टॉक्सिस बोलते हैं, विष बोलते हैं। एंजाइम की बात करूं तो एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ये कोशिका भित्ति को तोड़कर रोगजनकों को पादप उत्तकों में वो प्रवेश करवाने का कार्य करते हैं। विष होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, विष 2 प्रकार के होते हैं, विशिष्ट विष और दूसरे होते हैं वो स्टूडेंट्स अविशिष्ट विष होते हैं, यानी कि होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिस, होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिस या विशिष्ट विष होते हैं। ये केवल उन पादपों पर ही प्रभावी होते हैं जो उनके लिए संवेदनशील होते हैं। जैसे मैं बात करूं विक्टोरिना की तो हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरिया कवक द्वारा उत्पन्न होता है। विक्टोरिनिया विष होता है ये हेलमिंथोस्पोरियम विक्टोरिया कवक के द्वारा यह उत्पन्न होता है और जई में विक्टोरिया रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है, जई के अंदर विक्टोरिया रोग उत्पन्न करता है। उसके अलावा है टी टॉक्सिस होता है ये हेलमिंथोस्पोरियम माइडाई से उत्पन्न होता है। किससे होता है, हेलमिंथोस्पोरियम माइडाई से उत्पन्न होता है। ये मक्का के अंदर होता है वो साउथर्न लीफ ब्लाइट रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है, साउथर्न लीफ ब्लाइट रोग उत्पन्न करता है। उसके अलावा होते हैं अपने नॉन होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिस, ये विष कई प्रकार के पौधों को है वो प्रभावित करने का कार्य करते हैं। उदाहरण की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो पहला है इसमें टेप्टोक्सिन, ये स्यूडोमोनास साइरेंजी द्वारा उत्पादित होते हैं और ये तंबाकू और अन्य पादपों में क्लोरोसिस रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। और अपन बात करें तो अगला है फ्यूजेरिक एसिड। क्या है स्टूडेंट्स, फ्यूजेरिक एसिड होती है ये फ्यूजेरियम प्रजातियों के द्वारा रोग उत्पन्न करती है और कई फसलों में मलानी रोग पैदा करती है। अब बात करते हैं अपन मोड ऑफ एक्शन यानी कि विष होते हैं, इनकी क्रियाविधि क्या होती है। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली को क्षति पहुंचाएंगे, क्लोरोफिल को नष्ट करेंगे और क्लोरोसिस रोग उत्पन्न करेंगे। क्लोरोसिस को नष्ट करके क्लोरोसिस रोग उत्पन्न करेंगे। उसके अलावा कोशिका के प्रोटीन व एंजाइम को निष्क्रिय करते हैं। क्या करते हैं, कोशिका के प्रोटीन और एंजाइम को निष्क्रिय करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की क्रियाशीलता को बाधित करते हैं। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपने विष की क्या भूमिका है रोग के अंदर वो पढ़ ली। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स एंजाइम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे कि एंजाइम की है वो क्या भूमिका रहने वाली है। एंजाइम की बात करें तो रोगजनक पादप कोशिका भित्ति को तोड़ने वाले विभिन्न एंजाइमों का निर्माण करते हैं। पैथोजन होते हैं स्टूडेंट्स, ये पादप कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का वो निर्माण करते हैं। ये एंजाइम पौधों की संरचना को क्षति पहुंचाते हैं। पौधों की संरचना होती है स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाकर रोगजनकों का वो आक्रमण करने को अवसर देते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि की बात करें तो पहला है सेलुलेज होता है वो सेलुलोज को तोड़कर कोशिका भित्ति को भंग करता है। सेलुलेज क्या करता है, सेलुलोज का पाचन कर देता है। पैक्टिनेज होता है ये पैक्टिन को घोलता है जिससे कोशिकाएं अलग हो जाती है, जैसे सॉफ्ट रूट रोग के अंदर होता है। और सेलुलेज में इरवेनिया कैरोटोबोरा, राइजोक्टोनिया सोलानी आदि ये रोग होते हैं। पैक्टिनेज की बात करूं तो इरविनिया बोट्राइटिस या स्क्लेरोटिया नामक है रोग उत्पन्न होते हैं। अब अगला है लिग्निनेज एंजाइम। लिग्निनेज एंजाइम क्या करता है, लिग्निन को तोड़ता है। क्या करता है, लिग्निन को तोड़ता है जिससे कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है वो कमजोर होती है, जैसे फेनोस्टेडी क्राइसोफायरम ये होता है, व्हाइट रोट फंजाई होते हैं।
उसके अलावा बात करूं हेमीसेल्यूलोज, ये हेमीसेल्यूलोज को तोड़ने का कार्य करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि जीवाणु क्या है और पादप रोगजनक जीवाणुओं के वर्गीकरण को समझाइए। अपन को बताना है बैक्टीरिया क्या होते हैं और बैक्टीरिया के अपन को क्लासिफिकेशन को बताना है। बैक्टीरिया की बात करूं तो ये एक कोशिकी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। ये सरल संरचना वाले प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या नहीं होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक वो नहीं होता है, केंद्रक द्रव्य नहीं होता। क्या होता है? केंद्रक द्रव्य नहीं होता है। डीएनए एक वलय के रूप में उपस्थित होता है, सर्कुलर डीएनए उपस्थित होता है। सामान्यतः 0.5 से 5 माइक्रोमीटर के आकार के जीवाणु है वो होते हैं। जीवाणु पृथ्वी पर सर्वव्यापक होते हैं, हर जगह पर ये पाए जाते हैं। ये मृदा, जल, वायु, पौधों, जानवर और मानव के शरीर में पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जिसको अपन पादप रोगजनक जीवाणु कहते हैं। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो कहते हैं रोग उत्पन्न करते हैं पौधों के अंदर। जीवाणुओं की कोशिका की संरचना की बात करें तो इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है वो स्टूडेंट्स जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है वो स्टूडेंट सेलुलोज और पेप्टिडोसेलुलोज की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की वो स्टूडेंट्स ग्लाइकॉन की बनी होती है। कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। उसके अलावा कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाई जाती है और न्यूक्लियोइड पाई जाती है। उसके अलावा बात करें अपन तो इसके अंदर प्लाज्मिड भी पाई जाती है। 17 प्रकार की होती है वो। जीवाणुओं के अंदर स्टूडेंट 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 17 प्रकार के वो राइबोसोम पाए जाते हैं और कैप्सूल पाए जाते हैं कुछ जीवाणुओं के अंदर, जीवाणु के चारों ओर कोशिका भित्ति के। इसमें फ्लैजिला होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? फ्लैजिला होती है वो जीवाणुओं को गति प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। अब है प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि पादप रोगजनक जीवाणुओं की बात करते हैं। पादप रोगजनक जीवाणु वे जीवाणु होते हैं जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे ब्लाइट रोग हो गया, विल्ट, लीफ स्पॉट, डिफॉलिजेशन यानी कि पत्तियों का झड़ना, पीती यानी कि गैल आदि डिजीज होते हैं। ये पत्तियों, जड़, तना और फलों, बीजों को प्रभावित करती है। वर्गीकरण की बात करूं तो ग्राम स्टैंडिंग के आधार पर 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं। कितने? किसके आधार पर? ग्राम वर्णन या ग्राम स्टैंडिंग के आधार पर 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम नेगेटिव जीवाणु। ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं ये गुलाबी रंग को ग्रहण करते हैं, बाह्य झिल्ली होती है इसके अंदर पाई जाती है। उदाहरण के लिए सूडोमोनास साइरिंजी होते हैं स्टूडेंट्स, ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, इरवेनिया हेमाइलोमेरा और रेलेस्टोनिया सोलेनेसियम होते हैं। ये स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव जीवाणु होते हैं। कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव जीवाणु के आप उदाहरण है, एक बार देख लेना। अगला है अपना ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव है ये स्टूडेंट्स बैंगनी रंग धारण करते हैं। इसमें मोटी पेप्टिडोग्लाइकैन भित्ति पाई जाती है। क्लेविबैक्टर, माइकोजेनेसिस, स्ट्रेप्टोमाइकोसिस इसके भी और बैसिलस स्पीसीज है वो इसके अंदर पाई जाती है। अगला है आकार के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। आकार की बात करें तो कॉक्सस प्रकार के या गोलाकार प्रकार के स्टेप्टोकॉक्सस, स्टेफाइलोकोकस प्रकार के जीवाणु होते हैं। उसके अलावा बैसिलस या छड़ी नुमा जीवाणुओं में बैसिलस, सूडोमोनास और क्लेविबैक्टर जीवाणु पाए जाते हैं। स्पेरेलियम या सर्पिल की बात करें तो लेप्टोस्पायर और स्पेरियोस्पोर्मा प्रकार के रोग होते हैं। अब बात करते हैं अपन रोग के लक्षणों के आधार पर। मलानी रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं ये रेलेस्टोनिया सोलेनिसियम रोग उत्पन्न करते हैं टमाटर के अंदर। अगर मैं फाइड ब्लाइट की बात करूं तो इरवेनिया हेमाइलोवेरा, क्या स्टूडेंट्स? इरवेनिया हेमाइलोवेरा जिसको अपन स्केब रोग कहते हैं, यह सेव के अंदर करते हैं। कैंकर की बात करें तो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस के द्वारा होता है। लीफ स्पॉट की बात करें तो सूडोमोनास साइरेंजी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। गैल या पित्ती रोग की बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियस जीवाणुओं के द्वारा होता है। अगला है अपना पोषण विधि के आधार पर। पोषण विधि की बात करें स्टूडेंट्स, बेस्ट मोड ऑन न्यूट्रिशन के आधार पर बात करें तो पहले होते हैं परपोसी या ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये जीवित ऊतकों पर ही पनपते हैं, जैसे स्पाइरो प्लाज्मा स्पीसीज हो गई। अगला है अपना स्पोरोपाइटिक एवं परजीवी दोनों प्रकार के, तो इसमें होते हैं मर्तजीवी और फैकल्टेटिव और स्पेरोफाइटिक या पैरासाइट्स होते हैं, ये मर्तजीवी होते हैं
और जीवित जीव दोनों प्रकार के ऊतकों से वो भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, इरिमेनिया और अन्य प्रकारों की बात करें तो प्लाज्मोडियम समान जीवाणु होते हैं, जिसको अपन मोलिकोटस बोलते हैं। इसमें फाइटोप्लाज्मा, स्पीडियोप्लाज्मा आते हैं। अगले है सलाइम लेयर जीवाणु। सलाइम लेयर जीवाणु होते हैं, ये जेंथोमोनास होते हैं। इनमें गोंद जैसा पदार्थ का होता है स्टूडेंट्स, उत्सर्जन होता है। महत्वपूर्ण पादप रोग जनक जीवाणु और उनसे संबंधित रोग, ये अपने स्टूडेंट्स इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन आप एक बार एग्जाम्पल याद रख लेना कि बैक्टीरियल विल्ट होता है वो किससे होता है, रेल स्टोनिया सोलेनिसेरम से होता है। ये टमाटर के अंदर होता है, मिर्च के अंदर और बैंगन के अंदर होता है, सोलेनेसी कुल की सब्जियों के अंदर होता है। उसके अलावा है बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, ये जेंथोमोनास ओराइजी नामक कवक के द्वारा जीवाणु के द्वारा धान के अंदर होता है। लीफ स्पॉट की बात करें तो स्यूडोमोनास स्पेरेंजी के द्वारा होता है, ये फ्रूट रोट टमाटर फल के अंदर होता है। इरवेनियस सर्टोवेरा की बात करें तो इरवेनियस सर्टोवेरा रोग उत्पन्न करता है, सॉफ्ट रोट उत्पन्न रोग करता है, आलू गाजर में होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस की बात करें तो ये क्राउन गेल रोग उत्पन्न करता है, जो अंगूर, गुलाब, फलदार वृक्ष इत्यादि के अंदर है वो रोग उत्पन्न करने का कार्य करता है। अगला है फेनोरोगेमिक पादप परजीवी क्या है और इसके प्रकार। फेनोरोगेमिक पादप परजीवी क्या है, इसके प्रकार अपने स्टूडेंट्स पढ़ लिए। परजीवी के आधार पर पूर्ण परजीवी, आंशिक परजीवी होते हैं। ये क्वेश्चन अपना स्टूडेंट्स रिपीट हो चुके हैं। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्याधि विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अपन को है स्टेज ऑफ डिजीज डेवलपमेंट को बताना है, व्याधि विकास की अवस्थाओं का वर्णन करना है। अगर मैं बात करूं प्लांट डिजीज की, तो प्लांट डिजीज पादपों के अंदर होने वाली एक असामान्य अवस्था है, जिसमें पौधे की सामान्य क्रियाएं जैसे वृद्धि, विकास, उपज, रंग आदि है वो प्रभावित होते हैं। रोगजनक जब पौधे के ऊतकों में प्रवेश करते, उनके जैविक कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो रोग विकसित होता है। डिजीज डेवलपमेंट की प्रक्रिया कई चरणों के अंदर संपन्न होती है, जैसे रोग चक्र या पैथोजेनोसिस प्रक्रिया इस प्रकार की है, इसको कहा जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, डिजीज डेवलपमेंट या रोग विकास होता है, ये कई चरणों के अंदर है वो संपन्न होता है, जिसको अपन डिजीज साइकिल या पैथोजेनोसिस प्रोसेस के नाम से स्टूडेंट्स जानते हैं। अब बात करते हैं अपन इनके डिजीज साइकिल, स्टेज ऑफ डिजीज डेवलपमेंट या रोग विकास की अवस्था कौन कौन सी। इसमें पहला अवस्था है स्टूडेंट संक्रमण या इन्फेक्शन। संक्रमण की बात करें तो वह संक्रमण प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें रोगजनक मेजबान पौधे के संपर्क में आता है और उसके ऊतकों में प्रवेश करता है। पहली अवस्था कौन सी है स्टूडेंट्स रोग के विकास की, तो पहली अवस्था है संक्रमण या इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वह अवस्था होती है जिसमें रोगजनक होता है, ये मेजबान पौधे के संपर्क में आता है और उसके ऊतकों में प्रवेश करता है। उसके अलावा बात करें संक्रमण के प्रकार, तो संक्रमण के प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन में रोगजनक पहली बार पौधे पर हमला करता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन में पहले से संक्रमित पौधे से ये नए पौधे के हिस्सों में प्रवेश करता है। प्रवेश मार्ग की बात करें अगर अपन, तो प्राकृतिक छिद्र हो गए जैसे स्टोमेटा हो गए और लेटिसल हो गए, इनसे वो प्रवेश कर सकते हैं। घावों के द्वारा वाउंड्स के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं या प्रत्यक्ष प्रवेश करते हैं, मैकेनिकल या केमिकल प्रेशर के द्वारा ये जीवाणु रोगजनक होते हैं, ये पादप कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करते हैं। दूसरा पहला हो गया इन्फेक्शन। दूसरा स्टेज है स्टूडेंट्स वो है रोगजनक की स्थापना एवं प्रसार, यानी कि कोलिनाइजेशन एंड स्प्लिट। रोगजनक की कॉलोनी का निर्माण होगा, स्थापना होगी और उसका प्रसार होगा। रोगजनक पौधे की कोशिकाओं तथा ऊतकों में बढ़ता है और कॉलोनी स्थापित करता है। यह चरण रोग के गंभीर लक्षणों के विकास का कारण बनता है। रोगों के गंभीर लक्षणों के विकास का कारण बनता है। इसमें रोगजनक एंजाइम, विष, हार्मोन और अन्य यौगिकों का स्त्राव करता है, जिससे पादप ऊतक नष्ट होते हैं। रोगजनक एंजाइम, विष और हार्मोनों का है वो क्या करेगा, स्त्रावन करेगा। अगला अपना है रोग लक्षणों का प्रकट होना, सिम्टम्स एक्सप्रेशन, रोग लक्षणों का प्रकट होना। तीसरा चरण है रोग लक्षणों का प्रकट होना, तो इसमें रोगजनक के प्रभाव से है वो पौधे में दर्द से अपन को देखने लगते हैं। क्या स्टूडेंट्स रोगजनक के प्रभाव होते हैं वो अपन को पौधे में देखने लगते हैं। लक्षणों के प्रकारों की बात करें तो नेक्रोसिस में पौधे ऊतक की मृत्यु हो जाती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है सड़ना, ऊतक होते हैं वो स्टूडेंट सड़ जाते हैं, ऊतकों की मृत्यु हो जाती है। जैसे झुलसन के अंदर परन झुलसा, जड़ तना सड़न,
उसके बाद में अगला है हाइपोप्लाजिया। हाइपोप्लाजिया होती है स्टूडेंट्स, हाइपोप्लाजिया का मतलब होता है वर्दी का रुक जाना। क्या स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, हाइपोप्लाजिया। हाइपोप्लाजिया का मतलब क्या होता है, हाइपोप्लाजिया का मतलब होता है वर्दी का रुक जाना। हाइपोप्लाजिया के अंदर वर्दी होती है वो रुक जाती है। उसके अलावा हाइपरप्लाजिया, हाइपरप्लाजिया का मतलब होता है असामान्य वर्दी, गांठ और परन विकृति का निर्माण होता। कोशिकाओं की असामान्य वर्दी होती है उसको अपन हाइपरप्लाजिया बोलते हैं। हाइपोप्लाजिया का मतलब होता है कोशिकाओं की वर्दी रुक जाना। एक होता है स्टूडेंट्स हाइपरट्रोफी होता है। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होना। फिर अगला है रोगों का परिपक्व होना एवं द्वितीयक संक्रमण। क्या होता है स्टूडेंट्स, मैच्योराइजेशन एंड सेकेंडरी स्प्रेड होता है। रोग परिपक्व होते हैं और इनके अंदर द्वितीयक संक्रमण होता है। रोगजनक परिपक्व होकर नए बीजाणु, स्पोर और बैक्टीरिया उत्पन्न करते हैं। ये द्वितीयक संक्रमण के लिए उत्तरदायी होते हैं और रोग का क्षेत्रीय प्रसार करते हैं। फिर है जीवित रहना या सर्वाइवल। प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे गर्मी, ठंड, सूखा में रोगजनक विशेष संरचनाएं जैसे क्लेमाइडोस्पोर, स्क्लेरोसिया बीज या मर्दा में निष्क्रिय अवस्था के अंदर है वो रहते हैं। जैसे ही अनुकूल स्थिति आती है तो ये रोगजनक सक्रिय हो जाते हैं और पुनः संक्रमण का प्रारंभ कर देते हैं। फिर अगला है री इन्फेक्शन या फिर है पुनः संक्रमण। जीवित रोगजनक नए मेजबानों पर पुनः आक्रमण करता है जिससे रोग चक्र होता है वो दोबारा शुरू होता है। अब है रोग के विकास में सहायक कारक कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया रोगजनक, पहला क्या स्टूडेंट्स, मेजबान पौधे की संवेदनशीलता, सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ होस्ट। मेजबान पौधे की संवेदनशीलता जिसमें पौधे की आयु के संपोषण अवस्था होती है। रोगजनक की आक्रामकता, विरुलेंस ऑफ पैथोजन की रोगजनक है वो आक्रामक कितना है। रोगजनक की वृद्धि दर, विषाक्तता और जनन क्षमता को प्रभावित करती है। उसके अलावा है पर्यावरणीय स्थितियाँ, इन्वायरमेंटल कैंडिडेट्स, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। पर्यावरणीय स्थितियों में बात करें तो तापमान, उसके लिए है वो किसी भी रोग के फैलने के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, नमी स्थिति। इन तीनों घटकों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, डिजीज ट्रिंगल या रोग त्रिकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिजीज ट्रिंगल या रोग त्रिकोण। तो रोग त्रिकोण के अंदर पहला आता है संवेदनशील होस्ट और रोग पैथोजन की विरुलेंस, पैथोजन की उग्रता, और तीसरा आता है वो आता है स्टूडेंट्स फेवरेबल कंडीशन। फिर उसके बाद में अगला आता है एक चौथा समय को और जोड़ दिया गया है जिससे वो रोग चतुर्कोण बन जाता है। अगला है कवक के अंदर लेगिंग एवं अलेगिंग जनन को सचित्र समझाइए। कवक के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन को डायग्राम के द्वारा समझाना है। कवक यूकैरियोटिक, हेटेरोफाइटिक यानी कि विषमपोषी जीव होते हैं। ये प्राय मर्द या सजीव कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं और जनन के माध्यम से अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। कवकों में जनन होता है ये दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना किसी युग्मन से वो जनन का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, किसी भी प्रकार का सिमगेमी है वो नहीं होती है, युग्मन का है वो निर्माण नहीं होता है, बिना किसी युग्मन के जनन होता है। इसमें संतति माता पिता के समान होता है। मेथड्स की बात करें तो पहला है स्पोर जनन। स्पोर का निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन सबसे सामान्य वृद्धि है, सबसे जनन की सबसे सामान्य वृद्धि है वो है स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु होते हैं, स्पोर होते हैं, ये हवा, जल या कीटों के द्वारा फैलते हैं। उसके अलावा है अलैंगिक बीजाणुओं के प्रकार है, अपन बात करते हैं। अगर मैं बात करूं अलैंगिक जीवाणुओं के प्रकार की तो इसमें पहला आता है स्पोर एंजियोस्पोर। कौन सा प्रकार आता है स्टूडेंट्स, स्पोर एंजियोस्पोर। स्पोर एंजियोस्पोर में राइजोपस स्पोरेंजियम में बनते हैं, राइजोपस होते हैं वो स्पोरेंजियम में बनती है। कोनिडिया या पेनिसिलियम एस्परजिलस में खुले में बनते हैं। क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं वो फ्यूजेरियम के अंदर बनते हैं, मोटे और संरक्षण तंतु होते हैं। ब्लास्टोस्पोर बनते हैं ये बीजाणु बनते हैं ईस्ट के अंदर, ये कोशिका की कली से उत्पन्न होते हैं। ऑर्थोस्पोर बनते हैं ये जियोट्रिकम में बनते हैं और हाइफा के खंडन से बनते हैं। हाइफा मतलब कवक का जो धागा होता है उसके खंडन से बनते हैं। अगला अपना जनन का है फेरगमेशन या विखंडन। क्या स्टूडेंट्स, फेरगमेशन या विखंडन। अगर मैं विखंडन की बात करूं तो हाइफा के टुकड़ों में टूट कर वो नए कवक का निर्माण होता है जैसे राइजोपस के अंदर। फिर है बडिंग या कली का निर्माण। तो क्या होता है, एक छोटी गांठ बनती है जो अगर अलग होकर है वो नए जीवाणु का निर्माण करती है, बडिंग। ईस्ट के अंदर है वो बडिंग से जनन होता है।
अब बात करते हैं अलैंगिक जनन के चित्र की, तो वो डायग्राम तो आप है वो स्टूडेंट्स देख लेना, गूगल पे जाना और सर्च करना डायग्राम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो आपको है वो डायग्राम दिख जाएगा। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मैं यहाँ लगाना भूल गया था। बात करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये जनन तब होता है जब दो विपरीत प्रकार की लैंगिक कोशिकाएं या जेमेट्स होते हैं, ये आपस में मिलती है और इसमें आनुवंशिक विविधता है वो पाई जाती है। पहला होता है इसमें प्लाज्मोगेमी अवस्था। पहली अवस्था कौन सी है स्टूडेंट्स? प्लाज्मोगेमी स्टेज। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, दो कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म एक हो जाता है, दो कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है वो एक हो जाता है। अगला है कार्योगेमी। कार्योगेमी में क्या होता है, दोनों नाभिक है केंद्रक है वो मिलकर एक द्विगुणित केंद्र का निर्माण करते हैं। कार्योगेमी का मतलब होता है केंद्रक होते हैं दोनों के, अलग अलग केंद्रक मिलकर एक द्विगुणित केंद्र का निर्माण करते हैं। अगला है मेयोसिस। मेयोसिस विभाजन द्वारा चार ऑफलाइड बीजाणु है वो बनते हैं। फिर अपन बात करते हैं कवकों के अंदर लैंगिक जीवाणुओं की विधि की मैं बात करूं तो पहला है इसमें पैलिनोगेमेटिक कॉपुलेशन, जिसमें क्या होते हैं दो गतिशील युग्मक मिलते हैं, ये पाए जाते हैं स्पेरोमाइटी में। फिर होते हैं जेमोटिकल कॉन्टैक्ट, इसमें क्या होते हैं युग्म कौन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं पीथियम कवक के अंदर, इस प्रकार का जनन अपन को देखने को मिलता है। गेमेजियोनल कैपुलेशन होता है, इसमें पूरा युग्म कौन है वो आपस में मिल जाता है और ये अपन को राइजोपस के अंदर देखने को मिलता है। स्पेरमेटाइजेशन के अंदर सूक्ष्म युग्मक होते हैं, स्पर्मेटिया स्त्री संरचना से वो जुड़ते हैं, ये पक्षिनिया के अंदर होता है। अगला है अपना स्मेटोगेमी, दो सामान्य हाइपी कोशिकाएं वो आपस में मिलती है, ये पाई जाती है एग्रीकस के अंदर है वो पाई जाती है। अब अगला आप है वो इसका भी डायग्राम है वो आप देख लेना। फिर अपन बात करते हैं कवकों के वर्गीकरण के अनुसार जनन। कवकों के वर्गीकरण के अनुसार जनन की बात करें तो जाइगोमाइकोटा होता है, इस पर लैंगिक जनन होता है वो स्पेरोमाइजेनियोस्पोर में होता है। किसमें होता है? स्पोरोजेनियोस्पोर के अंदर होता है, जबकि अगर मैं बात करूं जाइगोमाइकोटा वर्ग होता है, इसके अंदर अलैंगिक जनन होता है वो तो स्पोरोजेनियोस्पोर से होता है और लैंगिक जनन होता है वो जाइगोस्पोर्स होते हैं। लैंगिक जनन कैसे होते हैं? जाइगोस्पोर्स बीजाणुओं से होते हैं। एस्कोमाइकोटा की बात करूं तो अलैंगिक जनन होता है वो कॉनिडिया के द्वारा होता है। अलैंगिक बीजाणु कौन होते हैं? कॉनिडिया होते हैं, जबकि लैंगिक बीजाणु होते हैं वो एस्कोस्पोर होते हैं। बेसिडियोमाइकोटा की बात करूं तो अलैंगिक जनन होता है वो कॉनिडिया के द्वारा होता है और लैंगिक जनन होता है वो बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा होता है। अगला अपना डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स कि जीवाणु में लैंगिक जनन की अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। अपन को बताना है कि जीवाणु होते हैं अपने बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताना है। जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं, इनका प्रमुख जनन तरीका होता है अलैंगिक। अलैंगिक के अंदर द्विखंडक बाइनरी फ्यूजन से होता है। लैंगिक इनमें आनुवंशिक विविधता के लिए लैंगिक जनन भी होता है। इनमें लैंगिक प्रक्रिया में कोई वास्तविक सेगमेंटेशन नहीं होता है, वास्तविक युग्मन नहीं होता है, लेकिन डीएनए का वो आदान प्रदान होता है। अगर प्रमुख विधियों की बात करें तो इसमें पहला है कंजुगेशन विधि, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं इनके लैंगिक जनन की प्रमुख विधियों की बात करें जीवाणुओं के अंदर तो कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पहला है कंजुगेशन डीएनए के स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि होती है। कंजुगेशन क्या होती है? डीएनए के स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि होती है और जिसमें दो जीवाणु शारीरिक रूप से वो संपर्क में आते हैं। इसमें क्या होता है, एक एफ पॉजिटिव डोनर होता है और एक एफ नेगेटिव या रिसिप्टेंट जीवाणु होते हैं, इनके बीच में पाइलस पाई जाती है, इसके द्वारा वो पाइलाई के द्वारा संपर्क होता है। किसके द्वारा होता है? पीलस के द्वारा वो संपर्क होता है, पीलस के द्वारा संपर्क होता है। दूसरा है एफ प्लाज्मिड या गुणसूत्रीय डीएनए आंशिक स्थानांतरण करते हैं, प्राप्त जीवाणु में नए गुण आ जाते हैं जैसे एस्कोरिसोगोर्निया सैल्मोनेला। अगला है ट्रांसडक्शन की मैं बात करूं तो यह बैक्टीरियोफेज की मदद से होती है। ट्रांसडक्शन किसकी मदद से होती है? बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी की वो मदद से होती है। गंगा जल होता है,
गंगा नदी होती है, गंगा नदी के अंदर जल होता है, वो साफ रहने का कारण होता है, वो बैक्टीरियोफेज होता है। वायरस बैक्टीरिया में प्रवेश करके उसके डीएनए ले लेता है। पुण्य वायरस जब अन्य जीवाणुओं को संक्रमित करता है तो पूर्व जीवाणु का डीएनए उसके अंदर स्थानांतरित कर देता है। इससे वो नया आनुवंशिक संयोजन बनता है। यह साल्मोनेला ई कोलाई जीवाणुओं के अंदर पाया जाता है। फिर अगला है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें स्टूडेंट्स अपन, तो ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रक्रिया तब होती है जब जीवाणु पर्यावरण से मुक्त डीएनए अवशोषित करते हैं, तो उसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये जीवाणु से डीएनए बाहर निकलकर वातावरण में होता है। जीवित जीवाणु है वो इसे ग्रहण करते हैं। ये डीएनए रिसेपिएंट जीवाणु के जीनोम में शामिल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टेप्टोमाइकोकस, फ्यूनिमोनिया, बैसिलस सबटिलिस, इस प्रकार के जीवाणु के अंदर है वो यह विधि पाई जाती है। फिर है लैंगिक जनन की विशेषताएं। इसके अंदर आनुवंशिक परिवर्तन होता है जिससे इनको नए जीन की प्राप्ति होती है। अनुकूलन, प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। प्रतिरोध जीन स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन स्थानांतरित हो जाते हैं। विविधता है वो, आनुवंशिक विविधता है वो उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु संरचना को सचित्र समझाइए। विषाणु की बात करें, वायरस की बात करें स्टूडेंट्स, तो विषाणु एक कोशिकीय होते हैं, एसेलुलर होते हैं, सूक्ष्मतम जीवाणु जन्य कण होते हैं। ये जीवित और अजैविक के मध्य यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माने जाते हैं। ये केवल ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, केवल परपोषी ही होते हैं। जीवित कोशिका के अंदर अपना जीवन है वो प्रजनन क्षमता दिखाते हैं। अब बात करते हैं संरचना की, तो विषाणु की संरचना होती है वो अत्यंत सरल संरचना होती है। इसके अंदर एक तो होता है न्यूक्लियोकैप्सिड। क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, ये दो भागों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड की बात करें स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोकैप्सिड दो भागों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड। इसका न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो विषाणु के पास में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। विषाणु के पास में या तो डीएनए, बैक्टीरियोफेज, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, जो फूल गोभी का मोजेक वायरस होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? केवल डीएनए होता है, या फिर आरएनए होता है, जैसे तंबाकू मोजेक वायरस, पोटैटो वायरस, इनके अंदर क्या होते हैं? आरएनए वो पाया जाता है। आनुवंशिक सूचना को ये संचित करते हैं। दूसरा है कैप्सिड। प्रोटीन की आवरणीय परत होती है विषाणु के न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर, उसको अपन कैप्सिड के नाम से जानते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल से की सुरक्षा करता है। कैप्सिड कैप्सोमियर नामक इकाइयों से बना होता है। इसके अतिरिक्त संरचना की बात करें तो कुछ विषाणुओं में लिपिड लिफाफा पाया जाता है। ये विषाणुओं में कैप्सिड के बाहर लिपिड झिल्ली होती है कुछ विषाणुओं के अंदर। ये होस्ट कोशिका झिल्ली से उत्पन्न करती है, जैसे HIV विषाणु हो गया या इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, इनके अंदर है वो लिपिड पाई जाती है। उसके अलावा स्पाइकल्स पाई जाती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन आधारित परसेप होते हैं जो होस्ट कोशिका से चिपकने में मदद करते हैं। संरचना की बात करें स्टूडेंट्स, तो विषाणु की संरचना होती है वो घनाकार की बात करें अगर अपन घनाकार, तो ये कैप्सोमियर त्रिकोण के रूप में व्यवस्थित होती है और पोली वायरस के अंदर और एडेनो वायरस के अंदर पाई जाती है घनाकार संरचना। और अपन बात करें हेलिकल की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हेलिकल स्ट्रक्चर यह न्यूक्लिक अम्ल के चारों ओर कुंडली नुमा कैप्सिड पाया जाता है, जैसे तंबाकू मोजेक वायरस, इन्फ्लुएंजा के अंदर। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सिर, पूंछ और कॉलर आदि संरचनाएं होती है, ये बैक्टीरियोफेज के अंदर पाई जाती है। ये है स्टूडेंट्स अपने विषाणु की संरचना, आप देख लेना, इधर तो बैक्टीरियोफेज है और ये है स्टूडेंट्स ये विषाणु। विषाणुओं का आकार की बात करें तो विषाणु का आकार होता है लगभग 20 से 30 नैनोमीटर का होता है। घनाकार, सर्फिल या अंडाकार होते हैं। जीवन की स्थिति की बात करें स्टूडेंट्स तो ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही सक्रिय रहते हैं। इनके विषाणु होते हैं ये घनाकार, सर्फिल या अंडाकार होते हैं और केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ये सक्रिय रहते हैं। आनुवंशिक अगर कोशिकीय संरचना की बात करें तो इसके अंदर कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्मा झिल्ली होती है, वो अनुपस्थित होती है। आनुवंशिक सामग्री की बात करें तो आरएनए या डीएनए हो गए, दोनों है वो कभी साथ में नहीं होंगे। अगला अपना क्वेश्चन है विषाणु क्या है? विषाणु की संरचना बताइए। विषाणु क्या है? विषाणु की संरचना तो अपन अभी देख ली
ये भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिपीट है। विषाणु क्या है, विषाणु की संरचना बताइए, ये क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विषाणु क्या है और विषाणु के संचरण की विधियां, यानी कि उसके अंदर वो ट्रांसमिशन होता है विषाणुओं का, उसके विधियों को अपन को बताना है। तो विषाणुओं के ट्रांसमिशन की बात करूं स्टूडेंट्स में, तो विषाणुओं के ट्रांसमिशन में पहली विधि है वो है नेचुरल ट्रांसमिशन। नेचुरल ट्रांसमिशन में कीटों के द्वारा सबसे सामान्य तरीका होता है। फिर दूसरा है ट्रांसमिशन, वो होता है स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल ट्रांसमिशन। ये प्रयोगशाला में यांत्रिक विधियों के द्वारा किए जाते हैं। और कीटों द्वारा संचरण के प्रकार की बात करूं तो इसमें नॉन पर्सिस्टेंट होते हैं, जो थोड़े समय के लिए कीट में रहते हैं। पर्सिस्टेंट आते हैं, वो वायरस कीट में अधिक समय तक रहते हैं। विषाणु संरचना के नियंत्रण के उपाय, इसमें रोगवाहक कीटों को जैसे कीटों का नियंत्रित करना चाहिए, स्वस्थ पौधों का प्रयोग करना चाहिए, यांत्रिक क्रियाओं में सावधानी रखनी चाहिए। अगला है पैथोजेनोसिस क्या होती है और पैथोजेनोसिस को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। पैथोजेनोसिस है ये दो शब्दों ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। पैथोजेनोसिस शब्द है ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर है वो बना है, जिसका पैथोज और जेनेसिस क्या होता है। पैथोज और जेनेसिस, पैथोज का मतलब होता है रोग और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। इसका तात्पर्य होता है रोग का उत्पत्ति तंत्र, अर्थात किसी पादप में रोग उत्पन्न होने की प्रक्रिया और उससे संबंधित जैविक घटनाएं होती हैं, उसको अपन पैथोजेनेसिस बोलते हैं। पैथोजेनोसिस एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पैथोज और जेनोसिस। पैथोज का मतलब होता है रोग और जेनोसिस का मतलब होता है उत्पत्ति। पादप में रोग उत्पन्न होने की प्रक्रिया और उससे संबंधित जैविक घटनाएं होती हैं। पैथोजेनोसिस वह जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई रोगजनक पादपों में प्रवेश करके उसमें रोग उत्पन्न करता है और उसके ऊतकों को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। पैथोजेनेसिस की अवस्थाओं की बात करें तो पहला होता है पेनिट्रेशन। क्या होता है स्टूडेंट्स, पहली अवस्था होती है वो होती है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या करता है, रोगजनक उसके अंदर प्रवेश करता है, रोगजनक पौधे की सतह पर पहुंचकर उसमें घुसता है। यह प्राकृतिक छिद्रों जैसे स्टोमेटा, यांत्रिक घाव या एपिडर्मिस को भेद कर वो अंदर प्रवेश करता है। दूसरा है इन्फेक्शन या संक्रमण। प्रवेश के बाद में रोगजनक पौधे की कोशिकाओं या ऊतकों को प्रभावित करते हैं। फिर है कोलिनाइजेशन और स्प्रीड यानी प्रसारण और प्रसार, रोगजनक पौधे के विभिन्न भागों में फैलता है। लक्षण की उत्पत्ति, सिम्टम्स, एक्सप्रेशंस, पौधों में रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं जैसे पीलापन, मुरझाना, गलन आदि। फिर है पैथोजेनेसिस को प्रभावित करने वाले कारक। पैथोजेनेसिस प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 श्रेणियों के द्वारा प्रभावित होती है। पहला तो है रोगजनक संबंधी कारक। रोगजनक संबंधी कारकों की मैं बात करूं तो रोगजनक की जाति और स्ट्रेन, कुछ जातियां अधिक संक्रामक होती है, कुछ संक्रमण की क्षमता यानी कि इन्फेक्टिविटी, रोगजनक कितनी जल्दी से और कितनी मात्रा में वो संक्रमण करता है। एंजाइम और विष, सेल दीवारों को तोड़कर संक्रमण की है वो तीव्रता को बढ़ाते हैं। रोगजनक की जनन क्षमता अधिक, जनन दर होने पर अधिक संक्रमण प्रसार होता है। दूसरा है पादप या होस्ट। अगर पौधे की प्रजाति और किस्म प्रतिरोधी है तो उसके अंदर रोग नहीं होगा। पौधे की अवस्था, अगर युवा पौधे अधिक संवेदनशील होते हैं और पोषण स्थिति कमजोर पौधे वो आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। अगला है स्टूडेंट्स पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो तापमान होते हैं, तापमान, नमी, आर्द्रता, वर्षा जल और वायु संचरण होते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन होने पर रोग है वो अधिक फैलता है। पैथोजेनेसिस के उदाहरण, टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ये टीएमवी आरएनए वायरस कोशिका में जाकर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। विल्ट रोग, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्फोरियम जाइलम में प्रवेश करके जल प्रवाह को रोकता है। ब्लाइट में फाइटोप्टेरा इन्फेक्टेंस पत्तियों और टहनियों के अंदर क्षरण पैदा करने का कार्य करता है। अगला है पैथोजेनेसिस को नियंत्रित करने के उपाय। प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, अपन को है वो रोगजनकों के स्रोतों को नष्ट कर देना चाहिए। कीट नियंत्रण, पौधों का उचित पोषण, फसल चक्रण, जैविक और रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग करना चाहिए। अगला है जीवाणु भोजी क्या है, सचित्र समझाइए। बैक्टीरियोफेज के बारे में अपन को बताना है। बैक्टीरियोफेज एक विशेष प्रकार का वायरस होता है जो केवल जीवाणुओं को संक्रमित करता है। बैक्टीरिया और फेजिन का मतलब होता है निगलना।
ये केवल बैक्टीरिया जीवाणुओं को संक्रमित करता है। जीवाणु को वो खाने वाले होते हैं, वायरस उसको अपन बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जीवाणु भोजी वो विषाणु होते हैं जो केवल जीवाणुओं को संक्रमित करता है और उनकी कोशिका के अंदर जाकर उनमें संख्या को बढ़ाता है। अगला है जीवाणु भोजी की खोज। तो जीवाणु भोजी की या बैक्टीरियोफेजी की खोज होती है वो फ्रेडरिक टवोल्ट ने 1915 के अंदर तथा फेलिक्स डी हेरेल ने 1917 के अंदर की थी। प्रसिद्ध जीवाणु भोजी होता है वो T4 फेज होता है, ये इसीलेरिया कोलाई को संक्रमित करता है। अगला है जीवाणु भोजी की संरचना। जीवाणु भोजी की संरचना जटिल होती है और इसके अंदर निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। पहला होता है सिर। सिर होता है ये अष्टफलक की आकृति का होता है। जीवाणु भोजी का सिर होता है अष्टफलक की आकृति का होता है जिसमें डीएनए या आरएनए सामग्री भरी होती है। अगला है कॉलर या गर्दन। कॉलर होता है ये सिर और पूंछ को जोड़ने वाला हिस्सा होता है। पूंछ होती है लंबी नलिका जैसी संरचना होती है, यह डीएनए को जीवाणुओं में स्थानांतरित करने का कार्य करती है। बेस प्लेट या टेल फाइबर्स जीवाणुओं की सतह को पहचान कर उससे चिपकने में सहायता होती है। यह स्टूडेंट्स इस प्रकार की है वो अपने जीवाणु भोजी की संरचना पाई जाती है, जिसके ऊपर का भाग कैप्सिड हेड हो गया, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए पाया जाता है। ये हो गया कॉलर या गर्दन। फिर ये टेल ट्यूब हो गया, ये पौधों के अंदर जाकर है वो रोग फैलाते हैं। जीवाणुओं के अंदर, पौधों के अंदर नहीं। जीवाणु भोजी की कार्य प्रणाली। जीवाणु भोजी का जीवन चक्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है लैक्टिक चक्र और दूसरा होता है लाइसोजेनिक चक्र। महत्व की बात करें तो जीवाणु जनित रोगों के उपचार में जैसे फेज थेरेपी में काम आते हैं, फसल रोगों के उपयोगी में काम आते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में काम आते हैं। अगला है डिजीज ट्रायंगल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजीज ट्रायंगल आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। डिजीज ट्रायंगल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिजीज ट्रायंगल या रोग त्रिकोण क्या है। रोग त्रिकोण पादप रोग विज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत है। यह सिद्ध करता है कि किसी भी पादप रोग को विकसित होने के लिए तीन आवश्यक घटकों की आवश्यकता रहती है। पहला है संवेदनशील पादप ससेप्टिबिलिटी होस्ट, दूसरा है सक्रिय रोगजनक या विरुलेंट पैथोजन और तीसरा है अनुकूल पर्यावरणीय दशाएं, फेवरेबल एनवायरनमेंट। ये तीन स्थिति होती है स्टूडेंट्स किसी भी पादप के अंदर रोग के फैलने की। इन तीनों कारक की एक साथ उपस्थिति होती है, तब भी एक साथ तीनों कारक उपस्थित होंगे तब भी है वो रोग उत्पन्न होगा। इस त्रिकोण को हम एक त्रिविमीय संरचना के रूप में वो समझ सकते हैं। ये इसके प्रकार के अपन बात करें तो ये एक त्रिभुज है, त्रिकोण है त्रिविमीय, और इसमें है संवेदनशील पादप, अनुकूल पर्यावरण और सक्रिय रोगजनक है वो इसमें भाग लेते हैं। फिर इनके घटकों के विवरण की बात करें। पहला है संवेदनशील पादप। पौधा रोगजनक के प्रति प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। यदि पादप में आनुवंशिक प्रतिरोध नहीं है तो वो आसानी से रोगग्रस्त हो जाता है। उदाहरण गेहूं की कुछ किस्में होती है वो पक्सिन या ग्रामीनिस के प्रति संवेदनशील होती है। दूसरा है सक्रिय रोगजनक या विरुलेंट पैथोजन। वह सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसकी रोगजनकता विष उत्सर्जन या टॉक्सिन प्रोडक्शन, एंजाइम उत्पादन एवं जीवन चक्र रोग की गंभीरता को निर्धारित करते हैं, जैसे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, जेंथोमोनास, तंबाकू मोजेक वायरस आदि। फिर है अनुकूलन पर्यावरणीय दशा, फेवरेबल एनवायरनमेंट। रोगजनक और पादप के बीच में सफल क्रिया के लिए उपयुक्त होता है। उच्च आर्द्रता, उपयुक्त तापमान, जल जमाव, वायु रोधित स्थितियां आदि रोग को है वो प्रोत्साहित करती है। जैसे लेड ब्लाइट रोग होता है, ये आलू में ठंड और नमी युक्त जलवायु के लिए अनुकूल होता है। अगला है रोग त्रिकोण के अनुप्रयोग। रोग के पूर्वानुमान प्रणाली डिजीज फोरकास्टिंग में उपयोग होता है। रोग नियंत्रण की रणनीति यानी कि डिजीज कंट्रोल स्ट्रेटेजी के उपयोग होता है। ये सक्रिय रोगजनक को हटा देना चाहिए बीजोपचार फफूंदीनाशी से। संवेदनशील पौधों को नहीं लगाना चाहिए। पर्यावरण को नियंत्रित करना चाहिए। फसल चक्र क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल करना चाहिए। समय तत्व होता है, इसको भी है वो अपन रोगजनक के साथ में वो कुछ वैज्ञानिकों ने समय को है वो चौथा तत्व के रूप में वो माना है। समय, यदि समय तीनों घटक लंबे समय तक है वो साथ में बने रहते हैं तो रोग की तीव्रता है वो प्रसार बढ़ जाती है। इससे अपन रोग को चतुर्भुज या
डिजीज टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। चतुर्भुज के अंदर क्या है, समय को और अपन जोड़ देते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है वायरॉइड की सचित्र संरचना। वायरॉइड क्या होता है? वायरॉइड सबसे छोटे ज्ञात रोगजनक होते हैं। ये केवल आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं वायरॉइड। इसमें ये इनकी विशेषता यह है कि इनमें कोई भी प्रोटीन कोट या कैप्सिड नहीं पाया जाता है। ये केवल पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। विषाणुओं की तुलना में वायरॉइड अधिक सरल होते हैं, लेकिन फिर भी ये कई गंभीर रोगों को जिम्मेदार होते हैं। वायरॉइड वह नग्न आरएनए अणु होते हैं जो प्रोटीन कोट के बिना पादप कोशिकाओं को संक्रमित करता है। वायरॉइड की खोज है वो थियोडोर ओ डाइनर ने 1971 के अंदर की थी। और वायरॉइड के द्वारा पहली बार पहचाना गया रोग था वो था पोटैटो स्पाइडर ट्यूबर डिजीज या आलू का तरकुकंद रोग। पहला वायरॉइड है पोटैटो स्पाइडर ट्यूबर डिजीज। वायरॉइड की संरचना की बात करें तो इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ केवल आरएनए होता है, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। प्रोटीन आवरण होता है वो अनुपस्थित होता है। इसमें अपने आप प्रतियां वो बनाने का कार्य करता है। कैप्सिड नहीं पाया जाता है। एंजाइम होता है, इसका कोई स्वयं का एंजाइम नहीं होता है, लेकिन ये पौधे की मशीनरी पर निर्भर करता है। इस वायरॉइड का चित्र है वो आप देख लो, ये इस प्रकार का है, वो वायरॉइड पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं वायरॉइड और विषाणु में अंतर। तो वायरॉइड और विषाणु के अंतर अपन ने पढ़ लिए थे पहले। वायरॉइड में होने वाले प्रमुख पादप रोग पोटैटो स्पाइडर ट्यूबर डिजीज आलू के अंदर होती है। फिर उसके अलावा नारियल का कंडक डिजीज होती है, ये नारियल के अंदर होती है। सिट्रस एक्जोक्यूटिस डिजीज होती है, ये नींबू के अंदर होती है। क्राइसैंथेमम स्टंट डिजीज होती है, ये गुलदाउदी के अंदर होती है। एवोकाडो सन ब्लोच डिजीज होती है, ये एवोकाडो के अंदर होती है। अब बात करते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन वायरॉइड। सबसे पहले पौधे की कोशिका में प्रवेश करेंगे। पौधे के केंद्र या क्लोरोप्लास्ट में जाकर ये अपने आरएनए की प्रतियां बनाती है। पौधे की कोशिका में प्रवेश करेंगे, फिर कोशिका के केंद्र या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाकर अपनी आरएनए प्रतियां बनाते हैं। ये आरएनए कोशिका की सामान्य क्रिया को प्रभावित करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में हस्तक्षेप करके रोग के लक्षण उत्पन्न करते हैं। प्रबंधन की बात करें तो स्वस्थ पौधों का अपन को उपयोग करना चाहिए। प्रमाणित स्वस्थ पौधों का उपयोग करते हैं। रोगग्रस्त पौधों को समय पर नष्ट कर देना चाहिए। संक्रमित औजारों से वो फैलाव होता है, तो इसलिए इनका साफ सफाई ध्यान रखना है। कुछ वायरॉइड को गर्मी से निष्क्रिय किया जा सकता है हीट थेरेपी के द्वारा, और रोग प्रतिरोधी किस्मों का अपन को चयन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बीमारी क्या है और रोग प्रबंधन के सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आएगा। प्लांट डिजीज की बात करूं तो प्लांट डिजीज एक ऐसी असामान्य स्थिति होती है जिसमें पौधे की शारीरिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाएं बाधित होती है। क्या होती है? पौधे की रासायनिक, जैविक और शारीरिक प्रक्रियाएं बाधित होती है और उसकी सामान्य वृद्धि और विकास उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर इसके अपन डेफिनेशन की बात करें तो पौधे की वह असामान्य अवस्था जिसमें एक जीवित या निर्जीव कारक के कारण उसकी क्रिया बाधित होती है और क्षतिग्रस्त या मृतप्राय हो जाती है। लक्षणों की बात करें तो इसके अंदर पत्तियों का झुलसना, विल्टिंग, पीला पड़ना, क्लोरोसिस, धब्बे, स्पॉट्स, गलन, रोट, झुलसन या ब्लाइट, कैंसर, गांठें, कैंकर वगैरह विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, मेल फॉर्मेशन हो जाता है। पादप रोगों के कारणों में पहला है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टरों के अंदर बात करें तो इसमें कवक जैसे अल्टरनेरिया पक्सिनिया कवक हो गए, जीवाणुओं में जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास। विषाणुओं की बात करें तो इसके अंदर तंबाकू मोजेक वायरस। वायरॉइड की बात करें तो परजीवी पौधे होते हैं जैसे कसकुटा वगैरह, निमेटोड, ये हो गए। उसके अलावा अपन बात करते हैं निर्जीव कारकों की। अगर मैं निर्जीव कारकों की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसमें पोषक तत्वों की कमी या अधिकता हो जाती है। जैसे जिंक की कमी से धान का खैरा रोग होता है। जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? जिंक की डेफिशिएंसी से धान के अंदर खैरा रोग हो जाता है। जलवायु की बात करें तो उच्च तापमान, आर्द्रता के कारण यहाँ रासायनिक दुष्प्रभाव, जैसे आम के अंदर ब्लैक टिप रोग होता है। आम के अंदर कौन सा रोग होता है? ब्लैक टिप रोग होता है। ये वायु प्रदूषण के कारण होता है ब्लैक टिप रोग। रोग प्रबंधन के सिद्धांत क्यों है? वो 6 भागों में बांटा गया है। पहला है परिष्कार, परिहार या एवोइडेंस। क्या स्टूडेंट्स? एवोइडेंस या परिहार। रोग से ग्रसित क्षेत्रों में खेती नहीं करना चाहिए। जैसे ब्लास्ट रोग प्रभावित क्षेत्रों में धान नहीं लगाना चाहिए।
दूसरा है एक्सुलेशन या बहिष्करण, रोगजनक को क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना एक्सुलेशन या बहिष्करण कहलाता है। इसमें बीज रोपाई और अन्य सामग्री का निरीक्षण और परीक्षण करते हैं। विदेशों से आयातित बीजों को अपन क्वारंटाइन की प्रक्रिया से गुजारना चाहिए। तीसरा है इरेडिकेशन या उन्मूलन, रोगजनकों को नष्ट करना या उनके स्रोतों से हटाना इरेडिकेशन या उन्मूलन कहलाता है। जैसे संक्रमित पौधों को नष्ट कर देना चाहिए, मिट्टी होती है सोइल का सोलिडाइजेशन करना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। उसके अलावा है अपना चौथा सिद्धांत है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, तो रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण केमिकल कंट्रोल में कवकनाशी जीवाणुनाशी अपन का इसका प्रयोग करना चाहिए। फिर है जैविक नियंत्रण में बायोलॉजिकल कंट्रोल वगैरह करना चाहिए। ये रेजिस्टेंस चौथा हो गया। उसके अलावा अपन एक यहाँ पर पांचवा ट्रीटमेंट लिख सकते हैं, उपचार, ट्रीटमेंट या उपचार लिख सकते हैं। फिर उसके अलावा अपन बात करें तो इसमें अपन है वो ट्रेनिंग पुर्निंग वगैरह करते हैं। फिर रोगों के नियंत्रण के लिए अपन को कल्चरल विधियां अपनानी चाहिए, यांत्रिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट IDM का अपन को प्रयोग करना चाहिए। अगला है पादप में रक्षात्मक प्रतिक्रिया को समझाइए। पौधे के अंदर अपन को है वो डिफेंसिव रेस्पॉन्स को है समझाना है। तो पादप स्तर जीव होते हैं, ये बाहरी वातावरण से आने वाले विभिन्न जैविक या अजैविक खतरों का स्थानीय प्रणाली तरीकों से वो सामना करते हैं। पादपों की रक्षात्मक प्रतिक्रिया दो प्रकार की होती है, पूर्व सक्रिय पर रक्षा और उत्तर सक्रिय रक्षा। पूर्व सक्रिय रक्षा की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये वही रक्षात्मक उपाय हैं जो पहले से ही पौधों में मौजूद होते हैं। जैसे फिजिकल बैरियर्स, मोम परत पाई जाती है, कोशिका भित्ति मोटी होती है, इसके अंदर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं जो कीटों को दूर रखते हैं। फिर है रासायनिक रक्षक जैसे फेनोलिक यौगिक, टैनिन वगैरह, एंथोसाइनिन पाए जाते हैं। उत्तर सक्रिय प्रेरित रक्षा होती है, जब पादप पर किसी रोगजनक का आक्रमण होता है तो कुछ नई प्रतिक्रियाएं हैं ये उत्पन्न करते हैं, जैसे हाइपर सेंसिटिव प्रतिक्रियाएं। एक स्थानीय रक्षात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें संक्रमण क्षेत्र की कोशिकाएं तेजी से एपोटोसिस यानी कि कोशिकाएं मर जाती है, जिससे रोगजनक है वो फैलते नहीं है। सिस्मेटिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, डिफेंस यौगिकों का संश्लेषण, एंजाइम उदाहरणों सहित रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं। तो ये कुछ रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं पाई जाती है। अगला है पौधों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों के लक्षण बताने। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज द इन प्लांट्स के अंदर अपन को बताना है। तो पहला लक्षण होता है वो स्ट्रक्चर। लक्षणों की बात करें तो स्पॉट्स रोग होते हैं, धब्बे होते हैं। तो स्पॉट्स में पौधों तनाव पर भूरे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जैसे अल्टरनेरिया के कारण धब्बे बन जाते हैं, लीफ स्पॉट वगैरह। ब्लाइट की बात करें तो पौधे के किसी भाग का तीव्र रूप से सूखना या मुरझाना ब्लाइट का लक्षण है, जैसे फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा झुलसा रोग होता है। गलन की बात करें रोट की, तो इसमें उत्तक है वो सड़ने लग जाते हैं, मुलायम या बदबूदार हो जाते हैं, जैसे जड़ गलन, फल गलन। इस प्रकार के कैंकर में तनों या शाखाओं पर धसे हुए खुरदरे मर्द उत्तक युक्त घाव होते हैं। खट्टे फलों में ये होते हैं जैसे। फिर अगला है गैलसिया ट्यूमर का निर्माण। तो इसमें क्या होती है, कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि से असामान्य उभार उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है झुलसना, स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग में पत्तियों के किनारे होते हैं वो जल जाते हैं। फिजियोलॉजिकल की बात करें तो क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में पत्तियां होती है वो क्लोरोफिल की कमी से पीले रंग की हो जाती है। विल्टिंग की बात करें तो पौधों की कोशिकाओं में जल की कमी के कारण तना और पत्तियां वो लटक जाती है, सूख जाती है, मुरझा जाती है। नेक्रोसिस की बात करें तो उत्तक होते हैं वो मर जाते हैं, काले पड़ जाते हैं या सड़न उत्पन्न हो जाती है। एबनॉर्मल ग्रोथ की बात करें तो उत्तकों की असामान्य वृद्धि हो जाती है, जैसी अष्टलेगों के कारण कई स्मट रोग में फूल विकृत हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं। अगला है निम्न पादप रोगों के विशेषों पर टिप्पणी लिखिए। पादप रोग विशेष के जैसे डॉक्टर केसी मेहता, कैरोलस लीनियस और रॉबर्ट कोच इजे बटलर के बारे में अपन को लिखनी है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर केसी मेहता की, तो डॉक्टर केसी मेहता भारत के पादप रोग वैज्ञानिक थे जिन्होंने विशेष रूप से रस्ट पर कार्य किया था। गेहूं में रस्ट के जीवन चक्र को स्पष्ट रूप से समझाने वाले पहले वैज्ञानिक थे वो थे केसी मेहता।
भारतीय रस्ट विशेषज्ञ की इनको उपाधि दी गई है। भारत में रोग विज्ञान के उन्होंने कार्य किए। फिर है कैरोलस लीनियस ने द्विनाम कैरोलस लीनियस को अपने आधुनिक वर्गीकरण या मॉडर्न टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी, जिनमें प्रत्येक जीव के दो भाग होते हैं। पहला वैज्ञानिक नाम की पद्धति प्रारंभ की, जिसमें पहला भाग वंश होता है और दूसरा भाग होता है वो होता है स्टूडेंट जाति। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम में पहला वंश हो गया, ट्यूबरोसम जाति हो गई। इनकी अगर मैं पुस्तक की बात करूं तो इसकी पहली पुस्तक है सिस्टमा नेचर, और दूसरी अगला वैज्ञानिक है अपना रॉबर्ट कोच जर्मन के थे। इसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं या सूक्ष्म वैज्ञानिक के जनक कहते हैं। रोगजनक हमेशा रोगग्रस्त जीवों पर पाया जाता है, स्वस्थ में नहीं। शुद्ध कल्चर में अलग किया। अगला है अपना इनकी प्रसिद्ध खोजों की बात करें तो इन्होंने टीबी का कारण बताया था कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रोग के कारण होता है। अगला है ईजे बटलर की बात करूं तो भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक कहते हैं इसको, ईजे बटलर की पुस्तक थी वो थी फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स। ये ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है न्यू टाइप के अंदर। फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट्स पुस्तक के लेखक ईजे बटलर। तो ये हो गए अपने स्टूडेंट्स प्लांट पैथोलॉजी के गैस पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉर्ट क्लास। कुछ भी कहो, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो रहने वाली है आपके लिए। अपने सारे दोस्तों के पास में जल्दी से शेयर कर दीजिए और एग्जाम देने से पहले एक बार है इसको जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।